हाँ हेलो। हाँ वंदना मैडम। हेलो। हाँ जी सर। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, क्लियर आवाज़ आ रही हाँ हाँ, पूनम मैडम आपको भी आ रही है? ये वो हो गया है। है। सर 5 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर बस शुरू करते हैं। बच्चे भी आने लगे। हेलो स्टूडेंट्स। हाँ मैडम आने लगे हैं बच्चे। मेरा हाँ नेट चल अभिषेक गया। पांडे जवाब दे रहे हैं। नया राजपूत। हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप थोड़ा रिप्लाई करें चैट बॉक्स में यदि आपको आवाज़ सही आ रही है, स्क्रीन आपकी विजिबल है तो प्लीज़ आप रिप्लाई करें, हमें कंफर्म हो जाए कि हाँ आप लोगों को सब कुछ। हाँ बच्चों के रेस्पॉन्स आ रहे हैं मैडम, बिल्कुल बच्चे कुछ जी सर। हाँ बच्चों के रेस्पॉन्स आ रहे हैं। बेटा आज चैप्टर 10 हम आपका शुरू करेंगे, मानव बस्तियों वाला। ये हमारा शुरू होगा चैप्टर 10। और आपके जो बीच के लेसन है, लेसन 6, लेसन 7, लेसन 8, लेसन 9, उन्हें हमने किसी कारणों से रोक दिया है अभी। कुछ ऐसी शंकाएं सी हैं कि अभी उनको कराना ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो जो हमारा ये चैप्टर है आपका लेसन 10, इसी पे हम बात करेंगे। जो बीच बीच में आप बात करते हो जी लेसन कौन सा चल रहा है, तो आज हमने स्लाइड्स काफी देर से यही लगा रखी है। लेसन 10 है ह्यूमन सेटलमेंट या मानव बस्ती, चैप्टर का नाम है। और इसकी पहली सीरीज जो उसका है वो हम आपसे के सामने लेके हाजिर हैं। और तीनों आपके टीचर्स तीनों मौजूद हैं। पूनम मैडम भी मौजूद हैं और वंदना मैडम भी मौजूद हैं। और कल मैंने बात की बच्चों से कुछ, तो मुझे अच्छा लगा, बच्चे अब हमारी आवाज़ से हमें पहचानते हैं। जैसे ही मैंने उनको हेलो किया तो उन्होंने फौरन कहा सर आप अबरार सर बोल रहे हैं। तो लगा भी हाँ हमारी आवाज़ उन तक जा रही है। और साथ में जो दूसरी आवाज़ होती है वो पूनम नेगी मैडम की होती है, जो गवर्नमेंट सर्वोदय कन्या विद्यालय अवंतिका सेक्टर 1 रोहिणी में है। और वंदना मैडम हैं वो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस द्वारका में। तो हम लोग आपके साथ हैं। और बस टाइम आपका, जैसे हमारी लेसन की शुरुआत में हम
क्विज से स्टार्ट करते हैं। तो टाइम बिल्कुल होने वाला है और हम क्विज वाला सेशन आपका शुरू करेंगे। एक बार सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत मज़ेदार वाली क्विज आपकी होगी और आपको भी अच्छा लगा। बच्चे ये बता रहे थे कि क्विज का सेशन जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। टीचर्स के भी, हमारे जो साथी हैं उनका भी ये रेस्पॉन्स आ रहा था कि जो क्विज का सेशन है बहुत अच्छा होता है। इसके लिए मैं जो वंदना मैडम उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इस मेहनत वंदना मैडम की ज़्यादा होती है, हम लोग तो उनको सपोर्ट करते हैं। और मैं उनको आमंत्रित करूंगा बस वो क्विज वाला सेशन जो है अपना स्टार्ट करने, उनको तैयारी करने उसकी। थैंक यू सर। पंकज बेटा, आई एम वेरी ग्लैड टू नो कि आप क्विज सेशन के लिए एक्साइटेड हैं और तैयार हैं। तो बाकी बच्चे भी क्या क्विज के लिए रेडी है? आर यू पीपल रेडी फॉर द क्विज सेशन? बच्चों क्विज के लिए तैयार? चिल्ड्रन, आर यू रेडी फॉर द क्विज सेशन? पंकज चौहान, आई एम रेडी हो कह रहे एकदम। जी सर। चलिए बच्चों, फिर हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन पूछने से पहले बच्चों, आज आपको अपना स्कोर कार्ड रेडी करना पड़ेगा। और जैसे आप क्विज सेशन के बाद स्कोर शेयर करते हैं चैट बॉक्स पर, ऑनेस्टली वैसे ही आज भी करेंगे। हमारे पास आज 3 स्लाइड्स है और 9 क्वेश्चंस है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो आप अपने आंसर्स के साथ साथ स्कोर कार्ड रेडी करके। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको फर्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं कुछ जम्बल्ड वर्ड्स हैं। इस जम्बल्ड वर्ड्स को लेते हुए आपने आंसर देना है। तो पहला स्टेटमेंट है, कंट्री वेयर द कोऑपरेटिव फार्मिंग मूवमेंट हैज बीन द मोस्ट सक्सेसफुल। ऐसे देश का नाम बताइए जहां सहकारी खेती आंदोलन सबसे सफल रहा। नीचे कुछ जम्बल्ड वर्ड्स है, इसको देखते हुए आपने आंसर देना है। वेरी गुड चिल्ड्रन, अरे वाह, वेरी क्या गुड, कहने, शाबाश। स्पर्श का मैं आंसर देख पा रही हूँ। दिलजान, शाबाश बेटा। मानसी, वेरी गुड। सुनिधि, सुरेंदर, दिलजहां, करण सिंह, वेरी गुड चिल्ड्रन सर, एक भी गलत आंसर नहीं। कोमल पंचाल, सुरेंद्र वर्मा। शाबाश बच्चों, वेरी गुड, वेल ट्राइड, बहुत तेजी से। वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है। आपके सही आंसर्स हम टीचर्स को बहुत मोटिवेट करते हैं बेटा। डेनमार्क में सहकारी खेती का आंदोलन सबसे ज्यादा सफल रहा है, क्योंकि ये यूरोपियन देशों का कंसेप्ट है और इसको सबसे ज्यादा सफलता डेनमार्क में मिली है। और आपके सभी के आंसर बिल्कुल सही हैं। 100% सही सर, एक भी बच्चे ने अभी तक गलत आंसर नहीं दिया। वेरी गुड चिल्ड्रन, प्राउड ऑफ यू ऑल। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन, चीपेस्ट वे ऑफ माइनिंग डन क्लोज टू द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। पृथ्वी की सतह के करीब किए गए खनन, जो कि सबसे सस्ता तरीका है खनन का, उसको क्या कहा जाता है? वेरी गुड, आ गया आंसर। वेरी गुड शिवम, वेरी गुड, वेरी गुड शिवम। धरातलीय खनन, या जिससे इंग्लिश में बताइए बेटा क्या कहा जाता है? आदित्य झा, सरफेस माइनिंग या ओपन कास्ट माइनिंग? वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। बच्चे कितने इंटेलिजेंट हमारे बच्चे हैं। हमें खुशी होती है अपने अपने बच्चों से जब ये क्विज वगैरह का सेशन होता है और उनके आंसर आते हैं, कितना अच्छा लगता है। बच्चों सर, सबसे बढ़िया बात है सब बच्चे ट्राई कर रहे हैं और बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अभी तक मैंने चैट बॉक्स पे एक भी गलत जवाब नहीं देख पा रही हूँ। ओपन कास्ट माइनिंग, खनन। शमीम बेटा, खनन तो है लेकिन किस तरह का खनन बच्चे? धरातलीय खनन। 2 तरह का है माइनिंग। जब धरातल के निकट, सरफेस के निकट खनिज होते हैं तो उनको ओपनली खोद कर इसी तरह से निकालते हैं सीधा, तो जिसे ओपन खनन या ओपन ये धरातलीय खनन कहा जाता है। तो शाबाश बच्चों, वेरी गुड। अब चलिए हम थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फार्मिंग वेयर वन कैश क्रॉप इज ग्रोन ऑन लार्ज एस्टेट्स। एक ऐसी खेती जहां पर एक ही, सिर्फ एक नकदी फसल को बहुत बड़े फार्म पर उगाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? वेरी गुड सौरभ, वेरी गुड। तनु, वेरी गुड। सब बच्चे अब सही जवाब के साथ, बिल्कुल बोलने से पहले आंसर आने लगते हैं। वेरी गुड। रोपण कृषि, शाबाश बच्चों। प्लांटेशन, वेरी गुड।
शाबाश। प्लांटेशन प्लांटेशन, वेरी गुड। केतन, आदित्य, सभी बच्चे बिल्कुल सही दीपक, जवाब देते हुए। रूपेश, आदित्य झा, पूजा कुमारी। वेरी गुड बच्चों, शाबाश। बच्चों एक साथ चलते हुए अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है हमारा? अ कंट्री विच स्पेशलाइजेस इन फ्लोरिकल्चर, एक ऐसा देश जो फूलों की खेती में अग्रणी है, सबसे आगे है। वेरी गुड विनय, मतलब क्वेश्चन आ गया बिल्कुल एकदम। क्वेश्चन हाँ, स्टेटमेंट क्वेश्चन कंप्लीट करने का भी बच्चे टाइम नहीं दे रहे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड विनय, सच दीपक कुमार का भी आ गया है। वेरी गुड। नेदरलैंड्स, शाबाश बच्चों, वेरी गुड, वेल ट्राइड, वेल ट्राइड। सर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मुस्कान हुसैन, उदंतर यादव। अब बच्चों हम लोग स्टोरी बेस्ड स्लाइड लेकर आए हैं, स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इसको जरा स्टोरी को ध्यान से सुनते हुए आप आंसर करेंगे। अभी बाकी सारे मैं देख पा रही हूँ चैट बॉक्स पर आप बाकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। अभी सारा पहला स्लाइड भूलकर हम इस स्लाइड पर आते हैं। स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन, कहानी पर आधारित सवाल। बिरजू used to have few cattle, and with those cattle he used to wander from hills to plains in search of the fodder. So he was, बिरजू अपने कुछ मवेशियों के साथ पहाड़ियों से मैदानों के बीच चारे की तलाश में घूमता है। तो आप उसको किस नाम से पुकारेंगे, क्या नाम देंगे आप उसे? वेरी गुड अरीशा, वेरी गुड, नोमैडिक हर्डर। हाँ, वेरी गुड बच्चों, क्या बात है एकदम। वेरी गुड, नोमैडिक हर्डर, वेरी गुड। स्पर्श, शिवम, शाबाश बच्चों, नोमैडिक हर्डर। आरिश महराज, उमर। वेरी गुड। अंकित ने सर हिंदी में बिल्कुल सही जवाब दिया है, चलवासी पशुचारक। शाबाश बच्चों, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू ऑल, वेरी गुड, क्या बात है। चलिए बेटा दूसरे स्टेटमेंट पे कहानी को आगे बढ़ाते हैं। Then with decreasing grazing ground, he decided to start farming. He cleared a patch of forest by cutting trees and started practicing. What type of farming? मवेशियों को बेचकर बिरजू जंगलों में जाकर कुछ पेड़ों को काटकर एक पैच को साफ करते हुए खेती करना शुरू कर देता है। अब वह किस प्रकार की खेती कर रहा है? पेड़ों को काटकर एक पैच को क्लियर करके बिरजू ने किस प्रकार की खेती करना शुरू कर दिया है? वेरी गुड सुनीता, स्लैश एंड बर्न। वेरी गुड चंदा, शाबाश। स्लैश एंड बर्न, केतन स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन बेटा। वेरी गुड आदित्य, क्योंकि स्लैश एंड बर्न पेड़ों को काटा और जलाया जा रहा है। अभिषेक का भी बिल्कुल वेरी गुड, शाबाश बच्चों, बिल्कुल सही जवाब। अब थर्ड हम देखते हैं स्टेटमेंट। Then one day government officials approached him and asked him to stop his farming practices as it was causing harm to the environment. Then Birju finally decided to grow only vegetables and fruits for the nearby city on a permanent farm. Now he is practicing. फिर एक दिन कुछ सरकारी अधिकारियों ने बिरजू को इस प्रकार की खेती करने से मना किया क्योंकि इससे पर्यावरण का नुकसान हो रहा था। तब बिरजू ने शहर के पास जाकर एक स्थायी खेत पर केवल सब्जियां और फल उगाने का फैसला किया। अब वह किस तरह की फार्मिंग या खेती कर रहा था? मार्केटिंग है। वेरी गुड आदित्य, ट्रक फार्मिंग। मिराज का भी आ गया है आंसर। अरीशा, वेरी गुड, ट्रक फार्मिंग। बेटा अर्बन एरिया के साथ जाकर सामने जाकर सिर्फ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को कल्टीवेट किया जा रहा है, ट्रक फार्मिंग। वेरी गुड। जिन बच्चों ने, आई होप आप सब बच्चे अपना स्कोर कार्ड भी रेडी रख रहे हैं, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन। वेरी गुड दीक्षा, ट्रक फार्मिंग, वेरी गुड बच्चों। देखिए इसमें आपको एक सिचुएशन दी जा रही है, सिचुएशन से आप उसके आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे
आपके आंसर्स आ रहे हैं, बड़ी खुशी होती है कि आप बिल्कुल क्लियर, जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल आपके क्लियर हैं। वेरी गुड। और कई सारे बच्चे सर चैट बॉक्स पे सही जवाब दे रहे हैं। वेरी गुड एवं बच्चों, शाबाश। ओके, लास्ट स्टेटमेंट पे आ जाते हैं बेटा। Along with vegetable farming, he started working on a mining site where he, along with other miners, used to go down deep into the crust through tunnels to extract coal. Now he was working in a dash type of a mine. सब्जी की खेती के साथ साथ वह कुछ अन्य लोगों के साथ कोयला निकालने के लिए सुरंगों के माध्यम से धरातल में गहराई पर उतरता है। अब वह किस प्रकार की खदान में काम कर रहा है, किस प्रकार का खनन कर रहा है? अब बताइए कौन से माइन में? वेरी गुड, आरिश वेरी महराज, गुड, आरिश महराज का आंसर आ गया तो। वेरी गुड, अंडरग्राउंड माइनिंग, शाबाश। दीपक कुमार, शाफ्ट माइनिंग दूसरा नाम भी दिया है। वेरी गुड दीपक, शाबाश। अरीशा, अंडरग्राउंड। अंकित, शाफ्ट माइनिंग। दीपक कुमार, राइट। पूजा कुमारी, अंडरग्राउंड माइनिंग। वेरी गुड बच्चों, अंडरग्राउंड माइनिंग। और दीपक तो दूसरा नाम भी दे रहा है, शाफ्ट माइनिंग। शाबाश बच्चों, वेल ट्राइड, बहुत बढ़िया। क्या बात है। वेरी गुड बच्चों। अब ये हमारी लास्ट स्लाइड है। इसका आंसर देने के बाद आप लोग चैट बॉक्स पर अपने अपने स्कोर्स ऑनेस्टली हमारे साथ शेयर करेंगे। इस पिक्चर में आपको आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ माइन, किस तरह की माइनिंग या किस तरह का खनन है, किस तरह का खनन किया जा रहा है। वेरी गुड, अंडरग्राउंड माइनिंग। 100 आउट ऑफ 100 सर, मतलब कोई गलत जवाब नहीं चैट बॉक्स पर। वेरी गुड चिल्ड्रन, प्राउड ऑफ यू ऑल, वेरी गुड, ग्रेट गोइंग। क्लैपिंग कीजिए अपने लिए, आपके आंसर बहुत अच्छे हैं और हमें आपके इन आंसर से बिल्कुल इतना उत्साह मिलता है, इतनी एनर्जी हमें मिलती है कि जो हम बात कर रहे हैं, जो हम चीज़ें लेके आपके सामने आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप तक जा रही हैं और आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और चीज़ें आपको क्लियर होती जा रही हैं। और अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो बिल्कुल वो दिन दूर नहीं है जब हम एग्ज़ाम में और बिल्कुल झंडे गाड़ेंगे। हमारे जो स्पोर्ट्स हैं वो एग्ज़ाम में बहुत अच्छे होंगे और जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपको देने हैं आगे 12th के बाद में, उनमें भी आपकी बहुत बड़ी मदद इनमें होगी। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत। आप क्लैपिंग कीजिए अपने लिए, आपको हमारी तरफ से बिल्कुल। बच्चों एक बार अपने स्कोर कार्ड भी शेयर कर दो। हाँ, अपने स्कोर चैट कार्ड बॉक्स शेयर पर। करिए, किसके कितने क्वेश्चन सही रहे। ईमानदारी से आप अपना स्कोर। ये आपका एग्जाम है कि आप कितने कितने लॉयल हैं, कितने ईमानदार हैं आप अपने अपने आप के लिए, कि आपने 9 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल करेक्ट दिए। आदित्य कह रहे हैं फुल मार्क्स। वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड। फुल आप अपने मार्क्स। अपने लिए तालियां तो बजाइए। आपकी तालियों की आवाज नहीं है, आपकी वो दिखाई नहीं दे रही, आपके थम्स अप नजर नहीं आ रहे, आपने इतने अच्छे आंसर दिए हैं। वेरी गुड करण। ज्योति भी बहुत ऑनेस्टली बता रही है। वेरी गुड भाई वहां ज्योति। तो देखिए कितने अच्छे, एक बच्चे ने, दीपक ने 2 लिखे हैं, बिल्कुल करेक्ट बेटा। ये मार्क्स आपके ईमानदारी के लिए आपके 100 मार्क्स है। नंबर कम है कोई नहीं है, अगले टेस्ट में, अगले क्विज में आपके और बहुत अच्छे नंबर हो जाएंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ईमानदारी से आप अपने मार्क्स को शेयर कर रहे हैं। ज्योति बेटा आपको भी पता चल गया होगा कहाँ पे थोड़ा बहुत किस टॉपिक में लैग कर रहे हैं हाँ। आप लोग, तो उस पे आप थोड़ी अजय और मेहनत कर सकते अजब हैं। सिंह, बेटा नो प्रॉब्लम, आपके ईमानदारी के 100 मार्क्स हैं। देखिए एक बच्चे ने तो एक ही लिखा है, तो उसने अपना ईमानदारी का परिचय दिया है। 9 of 9। अच्छा मुस्कान, वेरी गुड। हाँ, एक हाँ, एक क्वेश्चन सा कह रही है मुस्कान, सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ है। हाँ। कोई बात नहीं मुस्कान, बेटर लक नेक्स्ट टाइम बेटा। वेरी गुड सर, आप अपनी स्लाइड्स के साथ आगे जा सकते हैं। थैंक यू बेटा। थैंक यू बच्चों। हाँ। चलिए हम आज शुरुआत करते हैं। मैंने आपको जैसे बताया है लेसन के स्टार्टिंग में,
जब हमने शुरुआत की थी कि आज का जो हमारा लेसन है वो मानव भूगोल, हमारे जो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, इसका 10वां लेसन है। ये इस बुक में टोटल 10 लेसन है और 5 लेसन हमने लगातार कंटिन्यू कराए हैं, 1 2 3 4 5। अब इन्हीं कारणों से 6 7 8 और 9 4 चैप्टर्स को हमने रोक दिया है और उसका एक वजह है, उसको अभी हम क्लियरली, क्योंकि हमें अभी ऊपर से इंस्ट्रक्शंस नहीं है सीबीएसई की तरफ से अभी कुछ भी क्लियर, इसलिए हमने इनको रोक के, जो हमें यह है कि ये लेसन आपके सिलेबस में हर हाल में रहना है, पढ़ना है और एग्जाम के नजरिए से बड़ा इंपॉर्टेंट है। मानव बस्ती 10वां लेसन है, लेसन का नाम मानव बस्ती या ह्यूमन सेटलमेंट्स है। इस पे आज हमारी चर्चा होगी और इसको देखेंगे। देखिए, जब हम इंसान की लाइफ की बात करते हैं तो खाना खाने के बाद, भोजन के बाद उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है वो आवास की होती है, मकान की होती है, रहने की जगह की होती है। क्योंकि आवास या घर उसको मौसम की विषमताओं, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी जाड़ा, कभी आंधी, कभी तूफान, कभी बर्फ गिरना, कभी ओले गिरना, तो ये सारी मौसम की विषमताएं हैं, इनसे रक्षा होती है। ये कोई भी व्यक्ति अपने मकान में जब कहीं घूम के घर से आता तो उसे ऐसा लगता है हाँ मैं अब अपने घर आ गया हूँ, ये भाव मकान उसको देता है। सामाजिक जीवन जीने के लिए लोग घरों का निर्माण करते हैं, मकान बनाते हैं, रहने के लिए मकान बनाते हैं। और ये घर केवल उनको रहने की ही सुविधा प्रदान नहीं करते, केवल व्यक्ति घर में रहता ही नहीं है, इसके अलावा भी इन घरों का बहुत सारा उपयोग होता है। ये भंडार गृह भी होते हैं, जो हमारी वस्तुएं होती हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं डेली रूटीन में, और या साल में बहुत बहुत दिनों के बाद। तो ये जो हमारी उपयोग की वस्तुएं हैं, हमारे खाने पीने का सामान है, हमारे कपड़े हैं, हमारी धन दौलत है, हमारे वो आपके गहने हैं और बहुत सारी जो कीमती सामान है, इसके भंडार गृह की सेवा भी हमें इन घरों से मिलती है। ये कार्यशाला का काम भी करते हैं, बहुत सारों के कारखाने, फैक्ट्रियां, छोटे छोटे काम घरों में ही होते हैं। दुकानों के रूप में भी इनका घरों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये मानव बस्ती या मकान बनाना व्यक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। खाना खाने के बाद सबसे पहले कोई भी व्यक्ति अपने आवास के बारे में सोचता है। और जहां पर कुछ घरों का समूह स्थायी रूप से पाया जाता है, जिन घरों में लोग रहते हैं, एक झुंड है घरों का और उसमें लोग स्थायी रूप से रहे हैं, तो ऐसे ऐसे घरों के समूह को हम मानव बस्ती कहते हैं। और ये मानव बस्ती दो तरह की हो सकती है, एक स्थायी और एक अस्थायी। स्थायी इसको कहते हैं जो परमानेंट है, जिसमें लगातार व्यक्ति रहता है। और कभी कभी कुछ क्षेत्रों में ऐसा भी देखा गया कि वो कुछ स्थायी टाइम के लिए, कुछ थोड़े समय के लिए लोग रहते हैं, उसके बाद में छोड़ के चले जाते हैं। तो दो प्रकार की हो सकती है, स्थायी बस्ती और अस्थायी बस्ती। तो पहले आप इसके कंसेप्ट को क्लियर कर लें कि घरों का समूह। अब घरों के समूह की जब बात आती है तो घरों का छोटा समूह भी हो सकता है, 2 4 घर, 5 घर भी हो सकते हैं। और एक दिल्ली जैसा, न्यूयॉर्क जैसा, वॉशिंगटन जैसा या टोक्यो जैसा एक बहुत बड़ा महानगर भी हो सकता है, वो भी घरों का समूह। तो ये मानव बस्ती कहलाता है। दूसरी बात यह कि मानव बस्ती व्यक्ति के भौतिक पर्यावरण और उसके खुद के सामंजस्य, पर्यावरण के साथ उसका कैसा तालमेल है, इसका सूचक होती है। क्योंकि घरों पर, बस्ती पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। मानव जिस पर्यावरण में रहता है उस पर्यावरण के हिसाब से ही अपने मकानों को, अपने आवासों का निर्माण करता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण का और मानव के सामंजस्य का जो होता है वो मानव बस्ती होती है। अपने चारों ओर का जो उसका भौतिक पर्यावरण होता है उसका उपयोग करके जो व्यक्ति सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है, उसमें पहली रचना, सबसे पहली रचना व्यक्ति की उसका मकान होता है, उसका आवास होता है। तो सांस्कृतिक पर्यावरण की जब हम बात करते हैं तो उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग मानव बस्तियां होती है। वैसे तो अगर हम देखें तो मानव बस्ती धरातल के कुछ थोड़े से प्रतिशत पर ही फैली होती है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये सांस्कृतिक संपत्ति का भंडार होती है। क्योंकि जो संस्कृति, जहाँ की भी जो संस्कृति पाई जाती है वो उनके मकानों से, उनके रहने सहने के ढंग से सही परिलक्षित होती है। तो पृथ्वी के बहुत थोड़े से भाग को घेरे हुए होती है बस्तियां, लेकिन ये संपत्ति के भंडार के कहलाती है। सांस्कृतिक संपत्ति का भंडार होती है, संस्कृति इन्हीं से नजर आती है। और आर्थिक,
राजनीतिक सामाजिक जो विचार होते हैं लोगों के, उनका प्रतिबिंब होती है, उनका प्रतिमान होती है कि भैया किस तरह के इनके विचार हैं, कैसी सामाजिक सोच है, कैसे राजनीतिक, तो वो भी इनके मकानों में परिलक्षित होते हैं। इसलिए संसार के सभी भूगोलवेता जब भी मानव भूगोल पढ़ेंगे या भूगोल का अध्ययन करेंगे तो उसमें मानव बस्तियों का अध्ययन में सभी लोग रुचि लेते हैं। तो आज हम जो है मानव बस्ती का अध्ययन करेंगे। तो ये कुछ मैंने बात इसकी इंट्रोडक्टरी बताई है कि भी व्यक्ति की भोजन के बाद में जो पहली आवश्यकता है वो मकान की है, क्योंकि मकान में व्यक्ति रहता है, ये स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है। और चूंकि मानव अपने पर्यावरण के साथ क्रिया प्रतिक्रिया करता है, सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है, तो सांस्कृतिक वातावरण में जो उसकी सबसे पहली रचना होती है उसका आवास होता है। और आवास उसकी बहुत सारी बातों को क्लियर करता है। आप किसी व्यक्ति के मकान को देखकर उसकी बहुत सारी चीजों का अंदाजा लगा देते हैं, इसके विचार कैसे हैं, इसके पास संपत्ति किस तरह की है, इसका रहने सहने का ढंग कैसा है, इसकी सोच कैसी है। ये सारी चीजें हमें उसके मकान को देखकर, उसके आवास को देखकर पता लग जाता है। और ये समाज में जो धरातल पर लोग फैले हुए हैं उनकी संस्कृति का प्रतिबिंब ये मानव बस्तियां होती है। तो इसलिए इनका मानव भूगोल में इनका अध्ययन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब इससे आगे हम चलते हैं कि भाई मानव बस्ती मानव के पर्यावरण के साथ संबंधों का प्रतिबिंब होती है, सामाजिक सांस्कृतिक कौशल और उन्नति के इतिहास की भी साक्षी होती है कि व्यक्ति कैसे कैसे उन्नति करता है। तो उसके मकानों में वो उसके इतिहास की उन्नति का इतिहास के मकानों से नजर आता है। अगर हम पिछले 400-500 सालों के मकानों का अध्ययन करें तो हमें उस सोसाइटी के, उस समाज के इतिहास का पता लग जाता है कि वो किस किस तरह के मकान बनाता रहा, कभी झोंपड़ियां रही होंगी, फिर कच्चे मकान होते हैं, फिर पक्के हो जाते हैं, तो उसमें पत्थर मार्बल वगैरह वो लगने लगते हैं, फिर और चीजें उसमें ऐड होती चली जाती हैं, सुख सुविधाएं बढ़ती चली जाती हैं। तो वो किस तरह का उसका इतिहास कैसे रहा है विकास का, वो भी हम मानव बस्तियों के माध्यम से ही उसका अनुमान लगा लेते। तो भूगोल के अध्ययन में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है मानव बस्तियों का। अब आगे तो सबसे पहला कंटेंट है इसका जिसको बारे में आपको जानना है मानव बस्ती का, उसका है कि मानव बस्ती होती क्या है, किसे हम मानव बस्ती कहते हैं। तो आमतौर से आप सभी, संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो घर में नहीं रहता है, उसका अपना घर है, किसी भी तरह का हो सकता है, एक उसकी झोपड़ी भी हो सकती है और एक बहुत विशाल का महल भी हो सकता है, लेकिन आवास सबका है, हर व्यक्ति अपने अपने आवासों में रहता है। तो धरातल पर निर्मित इन मकानों के समूह को आवास कहते हैं, मकानों के समूह को ही हम मानव बस्ती कहते हैं। और ये चाहे 1-2 घरों वाला कोई समूह हो या 1,00,000-2 लाख या 1,000-2,000 घरों वाला कोई समूह हो। इसमें पल्ली बस्ती को छोटा सा पूर्वा पल्ली भी हो सकती है 4-5-10 घरों की, या इसमें कोई एक कस्बा हो सकता है, गांव हो सकता है, महानगर हो सकता है। तो एक बेसिक सा आपको कंसेप्ट में बता रहा हूँ कि घरों का समूह, स्थायी रूप से लोगों के बसे हुए घरों के समूह को हम बस्ती कहते हैं। ये बहुत छोटी सी भी हो सकती है, 2-4-5 घरों का समूह भी हो सकता है, और एक विशाल का है महानगर, मुंबई, दिल्ली और आपके जो सिंघाई और अब टोक्यो जैसे बड़े विशाल का है महानगर जैसी भी ये बस्तियां हो सकती हैं। एक भूगोलवेता है एन क्लार्क, उन्होंने मानव इसकी बस्ती की परिभाषा देते हुए कहा कि मानव निवास का कोई भी स्वरूप, यहाँ तक कि एकल घरे भी, एक घर भी मानव की बस्ती कहलाता है। मानव निवास का कोई भी रूप हो, वो झुंड के रूप में बहुत सारे घर हो या कोई एक घर हो, वो बस्ती कहलाता है। दूसरे, भारत के ही हमारे एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो बहुत ही विख्यात है, जिसका ज्योग्राफी डिपार्टमेंट बहुत ही जबरदस्त रहा है पहले से ही, इसमें हमारे बहुत ही एक विद्वान प्रोफेसर RL सिंह, रामलोचन सिंह, इनकी किताबें हमने बहुत पढ़ी हैं और हमारे लिए गुरुतुल्य। इन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा देते हुए कहा है कि मानव बस्ती घरों के ऐसे समूह को प्रकट करता है जिसमें लोग निवास करते हैं। घरों का समूह है पहली बात, उसमें लोग रहते हैं और उसमें रहकर वो बहुत विभिन्न प्रकार के कार्य, अपने सामाजिक आर्थिक सब प्रकार के कार्य करते हैं, जरूरी वस्तुओं का संग्रह करते हैं और उनका विभिन्न प्रकार से उपयोग भी करते हैं। और इस बस्ती के अंतर्गत केवल मकान ही शामिल नहीं होते, गलियां, रास्ते वो भी शामिल होते हैं जिनसे आवागमन होता है। तो प्रोफेसर RL सिंह ने जो मानव बस्ती की परिभाषा दी है कि मानव बस्ती लोगों के घरों का समूह है जिसमें वो रहते हैं, रहकर बहुत सारे कार्य करते हैं, वस्तुओं का संग्रह करते हैं, इनका विभिन्न रूपों में उपयोग करते हैं, और घरों के साथ साथ उसमें उस बस्ती में पाए जाने वाले रास्ते, गलियां, जिनसे वो
बस्ती में घूमते हैं, आवागमन होता है, वो भी मानव बस्ती कहलाती है। तो मैं समझता हूँ मानव बस्ती का कंसेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। आप इसके 3-4 एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखें। घरों का समूह है जिसमें लोग रहते हैं, इनमें रहकर वो अपने बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कार्यों को अंजाम देते हैं। ये इन घरों का वो विभिन्न प्रकार से उपयोग करते हैं, और केवल घर ही शामिल नहीं होते मानव बस्ती में, वो गलियां, वो रास्ते, वो आपके अगर शहरी कोई बस्ती है तो उसमें पार्क भी हैं, उसमें और भी हॉस्पिटल्स भी हैं, और भी सारी चीजें, ये सारी चीजें उसमें बस्ती में ही शामिल होती हैं, जिनसे उसमें आवागमन होता है, जिनसे उसमें व्यापार होता है, जो वो रचनाएं होती हैं घरों के समूहों के बीच बीच में, वो सब बस्ती का हिस्सा ही कहलाती है। तो हम एक इस परिभाषा के आधार पर देख सकते हैं ये जो बस्ती है घरों का समूह है, जो एकल बस्ती से लेकर एक छोटा गांव हो सकता है, कस्बा, महानगर हो सकता है, इसमें गलियां, सड़कें, मार्ग जिनसे वो आना जाना होता है, वो भी इसमें शामिल होते हैं। ये आपके सामने स्लाइड्स पर लगे हुए हैं, ये कुछ मानव बस्तियों के उदाहरण हैं। जैसे एक ये फूस का एक गांव है, ये भी मानव बस्ती है। ये कोई नगर है, ये पक्के मकान बने में, ये भी एक मानव बस्ती है। और तो इस तरह से हम कह सकते हैं अब मानव बस्ती का कंसेप्ट आपके समझ में आ गया। अब दूसरी बात आती है कि भाई मानव ये बस्ती बसाता क्यों, मानव के बस्ती बसाने के उद्देश्य क्या। तो पहला उद्देश्य मानव बस्ती के बसाने का पहला जो उद्देश्य है वो है निवास और आश्रय के लिए। निवास कहते हैं रहना, और आश्रय कहते हैं उसमें रहने के साथ साथ में जो सुविधाएं होती हैं, जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात से बचना है, उसमें सामान का संग्रह करना। तो ये निवास और आश्रय के लिए, रहने के लिए व्यक्ति मानव बस्ती बसाता है। दूसरा है सुरक्षा के लिए, हर प्रकार की सुरक्षा है। हम कहीं से भी कहीं असुरक्षित जंगल में असुरक्षित महसूस करें या कहीं करें तो भाग के कहाँ आते हैं, घर के लिए आते हैं। और घर में आते ही कैसे महसूस करते हैं, अब हम सुरक्षित हैं। तो घर सुरक्षा के लिए व्यक्ति मानव बस्ती बसाता है। तीसरी, वस्तुओं का संग्रह करने के लिए, जो आपकी जरूरी वस्तुएं जिनका आप इस्तेमाल करते हो, और वो आपको उसका संग्रह करने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए लोग मकान, ये बस्तियां बसाते हैं। इसके बाद में विभिन्न प्रकार के कार्य, विवाह, शादी, पढ़ना लिखना, आपके जन्मदिन मनाना, तो कितने सारे कार्य होते हैं, इसमें आर्थिक भी होते हैं जो पैसा कमाने के लिए काम किए जाते हैं, सामाजिक कार्य भी होते हैं, राजनीतिक कार्य भी होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए बस्तियों को लोग बसाते हैं। और बस्तियां या मकान ये मान सम्मान कर प्रतिष्ठा के लिए भी होती है। व्यक्ति की हैसियत का अंदाजा भी उसके मकान से लगता है, मकान को देखकर उसकी समाज में क्या स्थिति है वो भी स्पष्ट हो जाता है। तो मान सम्मान में भी ये योगदान देते हैं इसका। और अपनी स्थिति बताने के लिए, एड्रेस बताने के लिए, कहाँ रहते हो, तो ये इंपॉर्टेंस है, इसलिए मानव बस्ती बसाई जाती है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मानव बस्ती बसाई जाती है। निवास और आश्रय के लिए बसाई जाती हैं, सुरक्षा के लिए बसाई जाती हैं, आवश्यक वस्तुओं का संग्रह के लिए बसाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कार्यों को करने के लिए, और समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा का जो निर्धारण है वो भी होता है। और एक सबसे बड़ी बात है व्यक्ति की आइडेंटिटी, वो रहता कहाँ है, उसका निवास स्थान कहाँ है, इसकी स्थिति बताने के लिए भी लोग मानव बस्तियों को बसाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि 2 कंसेप्ट आपके, ये 3 कंसेप्ट है इसमें। पहला है मानव बस्ती कहते किसे हैं, होती क्या है, ये कंसेप्ट। हम किसको मानव बस्ती कहेंगे। आपको जंगल में कहीं दूर, कहीं पहाड़ी पर, या कहीं बिल्कुल कोई एक घर दिखाई दे रहा है, उसमें एक परिवार रहता है, वो भी मानव बस्ती है। और आपको कोई बड़ा महानगर जिसमें हजारों की तादाद में मकान बने हुए हैं, एक दूसरे से सटे हुए हैं, बहुमंजिला मकान है, भीड़ ही भीड़ है, वो भी एक मानव बस्ती कहलाती है। दूसरी बात यह कि ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, पढ़ हम इसलिए रहे हैं कि मानव अपने जो भौतिक वातावरण के साथ क्रिया प्रतिक्रिया करता है, और उसके बाद जो उसकी पहली रचना है वो उसका आवास है, उसकी बस्ती है। तो ये प्रतिबिंब है बहुत सारी बातों का, व्यक्ति के समाज के रहते हुए अपने पर्यावरण के साथ जो क्रिया प्रतिक्रिया करता है उसका प्रतिबिंब है, उसके इतिहास को प्रदर्शित करता है, उसके कौशल को प्रदर्शित करता है, उसके ज्ञान को बताता है, उसने वो तरक्की करके कहाँ तक आ गया है। ये सारी चीजें उसके मकान से क्लियर हो जाती हैं। अगर आप इतिहास पढ़ रहे होंगे तो ये बिल्कुल आपकी समझ में आ जाएगा कि एक मकान, प्राचीन काल का कोई मकान अगर किसी हिस्टोरियन को दिखा दिया जाए तो उस पर वो एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक स्टोरी खड़ी कर देता है। इसका कैसा रहना सहना होगा, कैसी इसकी आर्थिक स्थिति होगी, कैसी सामाजिक स्थिति होगी, कैसी राजनीतिक स्थिति होगी। तो
मकान या आवास अपने आप में बहुत सारी बातें बयान करता है, इसलिए हम इसका भूगोल में अध्ययन करते हैं। दूसरी बात मैंने बताई कि इसके उद्देश्य क्या है, तो ये मैंने इसके उद्देश्य बताते हैं कि लोग मानव बस्ती क्यों बसाते हैं। तो आई होप अब ये चीजें क्लियर होगी। मैडम से मैं कहूँगा कि इसमें आगे कुछ और एड ऑन करना चाहें तो कर दें। तो ये कुछ स्लाइड्स हैं जो मानव बस्ती की लगी हुई हैं आपके सामने। देखो ये कि झोपड़पट्टी की बस्ती है, ये भी मानव बस्ती है। ये कोई जंगल में गांव बसा हुआ है। ये कोई एक उसका रेगिस्तानी इलाके का, बहुत सूखे से इलाके के जो आपके लोग रह रहे हैं, बिल्कुल सादे टेंट टाइप उसमें। और ये महानगर का, तो ये भी मानव बस्ती है। तो कोई घरों का कोई भी रूप, घरों के समूह का कोई भी रूप तो मानव बस्ती कहलाता है। मैडम आप उसमें कुछ और एड ऑन करना चाहें तो कर सकती हैं, लेकिन ये भी बस्तियों के ही एग्जाम्पल। Okay, good afternoon, everyone. So today we are going to start with the 10th chapter, that is human settlement. And in this, we are going to study about what is settlement, why we really need settlements, different types of settlements, and then classification. So first, we are going to talk about why we actually need settlement. What is settlement? See, it all started with agricultural revolution. When human being was just hunter and gatherer, at that time we used to live in caves. That was not a settlement. That was just a shelter that we were seeking in nature. But only after when we started doing agriculture, at that time there was a to stay at one place for a longer period of time, to look after our crops and also the animals that we have domesticated by this time. So then started the history of settlement. At that time, human beings started building houses, and that actually gave us the settled life. And because of the settled life, this term has come into origin, settlement, the point from where we started leading settled life. Now, these settlements, they were basically providing us security against all the weather disparities, extreme weathers, rainfall, your as you even today also you have seen, people who are not having any proper house, they are very much vulnerable to the climate change or even the seasonal change. Like when temperatures are too high, then also they face problem. When temperatures are too low, at that time also they face problem. So when in ancient time, in historical period, human being in general was facing these problems. So to protect ourselves, we started building houses. It's not only that just for security purpose we have built houses. Definitely that was one of the most important reasons for settlement. But at the same time, it gave rise to our social lives. It was only when people started living together in a group, in a communities, in a settled way, their social life started, their culture started to develop. They started pursuing different type of trades. They started pursuing different type of hobbies. So that was the beginning of our social lives as well. The houses were providing us the habitat to live in, the place where we feel secure, but at the same time we were also storing our food items or any other valuable thing. Even today, whatever we bring from market, we store it usually in our house. We keep it safe in our house. Similarly, in earlier times also, when people were working from home, or we find that even the cottage industry, household industry, even today, people are working from their house, in their house. So that for them, that is a small workshop where they are doing work as well as they are living in the same place. So the houses are used for various things. Shops can also be opened. When we are living in a metropolitan city, here we have seen, number of houses that are built on main roads. 90% of them has one shop. That is how we are using the houses, the structures that we have built for various activities. So that is the wonderful beginning of our cultural journey. So next slide, please. Now, what is a settlement? A settlement is a group of houses that is generally permanent in nature. Now, what is the meaning of this permanent in nature? See, the nomads also they also live in tents, but their tents are not called as a settlement. But definitely, the people who are practicing transhumance, at least for one season, they are living in a particular area. So it has to be
permanent or semi-permanent. For a longer period of time, if you are staying on one piece of land, you are building a structure where you will live. So that is what is called as a settlement. Settlement may be a one single dwelling, one single house, or it can be a group of houses like in a metropolitan city. So it's our the settlements are indicator of our interaction with physical environment. Especially if I talk about rural environment, people would procure different type of raw material that is available in their surroundings and then build the houses. They will not buy things from outside. They will use the things that are present in their physical environment there. And in those houses, the way they decorate their walls, the way they design their rooms, everything is reflective of their cultural environment. It just reminds me, there is one paint that has one tagline, no, हर घर कुछ कहता है कि इसमें कौन रहता है. So that is what is the importance of house. If we define our houses by our culture, or it can be other way around, our cultures are defined by the way we live in our houses. So it's a very beautiful blend of a physical and cultural environment that came into being with settlements. Those settlements are very they cover very small part of earth crust, but definitely they are actually a repository of our cultural environment. Our culture actually grows out of settlement. You can actually see the difference, the architectural designs of Mughals, the architectural designs of Romans, architectural design of Dravidas, all are very different. In history, you must have studied all these forms. So it means our culture, our economic life, our social life, our thought process is actually being defined by houses. So studying houses definitely is very, very important part of human geography. And because in geography, we are studying everything that is present on earth crust. So this is one feature, one cultural feature that is very prominently present on the earth surface. So definitely it becomes the very important study material for human geography. So human settlements, in with this we are going to talk about what is settlement, why we want to settle in one place, and the classification. I hope till this point is clear. So next slide, please. Now, there are a few definitions that are really very important. Human settlement is a form of human habitation which range from a single dwelling, dwelling means house, to a large city. In other words, it is a process of opening up and settling of previously uninhabited area, means the area which was not occupied by people earlier. When that area, maybe earlier that was a forest area. So now we have cut the forest and we are occupying that area for settling. So that area would be called as a settlement. It can be a small village, it can be a big metropolitan city. Two very important definitions are given here. One is of A.N. Clark, a great geographer. Any form of human habitation, even a single dwelling, is called a settlement, because even in one house, family is living, a group of people is living. So that is why we are even calling one single house as a dwelling. Similarly, Professor Ramlochan Singh has given a very detailed definition of human settlement. It's a group of houses which people reside and do various things, means they can live there, they can store things there, they can even do certain economic activities, and even the streets and avenues that they are using for their movement, that is also part of habitation or settlement. Like when we talk about Indus Valley civilization or Harappa civilization, we always talk about their streets, that their streets used to cut at 90 degree. So that is how streets are equally important part of the planning of settlement. So for that reason, street and avenues are also taken in consideration by Professor Ramlochan Singh while defining human settlement. So human settlement can be a small house and can be a big metropolitan city. So next slide, please. Now, why settle? Why we actually want settlement? What is the reason? First is to give location of residence. Now, until and unless you have some address, how will you tell someone that from where are you living? So that is what is the house or settlement give us a sense of identity, a sense of belongingness, a sense where we are living. Then shelter and residence is definitely something that for which settlements came into being. We want shelter, we want security,
No, so security, residence, that was the basic reason why we started settling. We want safety from weather, we want safety from wild animals, from any other thing that may disturb our life. So house make us feel very, very secure. Then storing things of need. We all have, different areas in our house where we store grocery, we store our valuables, we store our books, or anything else that it may be. So we are storing things of need in our houses. We are doing various activities in house because it's giving us a structure. It's not always that everyone would have a separate office to work in. There are people who are working in house, like, small craft people will work from their house only. So that is, we are using it as an economic activity. Then social respect, the type of house you are living, the area in which you are living, it gives you some social identity. So that is why, people strive for excellence. From one room house, they want to move to a bigger house because it is indicative of social respect as well. So I hope these points are clear, that why we actually want to settle. So next slide, please. So I think the points are clear to you. This is one example. This is one village, and other one is a town, and both are settlements. I hope points are clear and we can move forward. सर आप कर दीजिए, हो गया. अच्छा, देखिए कुछ बच्चों के चैट में क्वेश्चन हैं. एक बच्चे का क्वेश्चन है दिलजहां का कि बस्ती की परिभाषा किस आधार पर, किस तर्क के आधार पर दी जाती है, एएन क्लार्क ने किस आधार पर दी? देखिए, जब हम किसी भी आवास को, किसी भी बस्ती को देखते हैं, तो देखकर जो हम ऑब्जर्व करते हैं उस आधार पर बस्ती की परिभाषा दी जाती है कि उसमें हम क्या देख रहे हैं. तो देखने से ये पता लगता है कि एक कोई कहीं पर कोई एक या दो मकान का कोई झुंड लोग रह रहे हैं, वो भी एक बस्ती है. दूसरी बात ये कि एक महानगर, जैसी पिक्चर आपके सामने लगी हुई है, ये एक बहुत बड़ा विशाल का महानगर है, ये भी एक बस्ती है. तो बस्ती की परिभाषा का एक ही तर्क है कि घरों का समूह, घरों का ग्रुप. और ग्रुप भी वो छोटे से छोटा भी हो सकता है, एक घर भी हो सकता है. जैसे आप साइबेरिया के या प्रेरीज के फार्मों में जाओगे, वहाँ खेत के बड़े बड़े कई हजार हेक्टेयर के फार्म होते हैं, और उसके एक कोने पर उसका जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनका वो मकान बने हुए होते हैं, तो वो भी एक बस्ती है. एक ही फार्म के कोने में वो मकान, जो फार्म वाले हैं वो भी रह रहे हैं, और वहाँ पर काम करने वाले लोग भी रह रहे हैं, वो फैक्ट्री भी वहीं पर है. वो जो ग्रुप वहाँ रह रहा है, पीपल का या लोगों का ग्रुप रह रहा है, वो भी एक बस्ती कहलाता है. तो बस्ती एक मकान की भी हो सकती है, बस्ती कुछ घरों की भी हो सकती है, और बस्ती एक विशाल का महानगर भी हो सकता है. तो ये इसका तर्क है. दूसरी बात है कि बस्ती में के 3 एस्पेक्ट्स हैं. बस्ती के 3 घटक होते हैं. पहला घटक है उसमें रहने वाले लोग, ग्रुप ऑफ पीपल, कि उसमें लोग रहते हैं. दूसरा है उसमें बने हुए मकान, घरों का समूह. और तीसरा है उसमें रास्ते, गलियां, और जो अदर उसकी जो भी सारी चीजें होती हैं. तो वो 3 घटक बस्ती के होते हैं. रहने वाले लोग होते हैं, घरों का समूह होता है, उसमें रास्ते, गलियां, और जो भी अंदर के जो स्ट्रक्चर होता है, पार्क हैं, धार्मिक स्थल हैं, और भी बहुत सारी चीज हो सकती है. तो ये बस्ती के 3 घटक उसमें कहलाते हैं. तो मैं समझता हूँ कि बस्ती की परिभाषा आपकी समझ में आ गई होगी. बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आया है कि मानव बस्ती किसे कहते हैं, और बस ये मानव बस्ती के क्या घटक हो सकते हैं. तो ये आपकी समझ में आ गया कि घरों का समूह जिसमें लोग रहते हैं, उसको हम मानव बस्ती कह सकते हैं. वो एक छोटा सा एक घर की बस्ती भी हो सकती है, कुछ घरों के समूह की बस्ती भी हो सकती है, और उसमें बहुत सारे घर भी, हजारों घर की तादाद में एक बड़ा महानगर भी हो सकता है. तो ये मानव बस्ती. सिंह जी ने उसको थोड़ा सा और विस्तार से कर दिया है. उसमें उनके फंक्शंस, उसमें फंक्शनिंग को जोड़ दिया है. घरों का समूह है, लोग उसमें रहते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, घरों का बहुत अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं. और मानव बस्ती में केवल घर ही शामिल नहीं है, और रास्ते, गलियां, चौराहे, दुकानें, कारखाने, फैक्ट्री, वो सब वो शामिल हैं जो उसके अंदर पाई जाती है. तो ये अब समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट आपका. अब अगर समझ में आ गया है तो बहुत जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए. क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव बस्ती के विकास का कारण नहीं है? निम्न में से कौन सा मानव बस्ती के विकास का कारण नहीं है, या मानव बस्ती बसाने का उद्देश्य नहीं है? इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि मानव बस्ती क्यों बसाते लोग, वो कौन सा कारण इनमें नहीं है? निवास और आश्रय के लिए, जरूरी चीजों के भंडारण के लिए, विभिन्न आर्थिक कार्यों को करने के लिए, और खाना बदोश जीवन जीने के लिए.
Which of the following is not the reason for the development of human settlement? Shelter or residence, to live nomadic life? कोई किसका आंसर दीजिए। क्या बात है, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर इसमें आ रहा है, डी। वेरी गुड, थैंक यू बेटा, ये कंसेप्ट आपके समझ में आ गया है और अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब इस टॉपिक का, मानव बस्ती का दूसरा जो हमारा टॉपिक है, मानव बस्ती क्या है, ये एक कंटेंट आपका क्लियर हो चुका है। दूसरा जो टॉपिक है वो है मानव बस्तियों का वर्गीकरण। इनका हम विभाजन या वर्गीकरण कैसे कैसे करते हैं। तो मानव बस्तियों का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है और ये आधार अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। पहला जो आधार है मानव बस्ती के वर्गीकरण का है वह है स्थल एवं स्थिति के आधार। स्थल एवं स्थिति के आधार, साइट एंड सिचुएशन। ये सब जरा ध्यान से सुनना क्योंकि ज्योग्राफी में बहुत यूज होता है। स्थल और स्थिति के आधार पर बस्तियों का वर्गीकरण। दूसरा है आकार, आकार के आधार पर बस्तियों का वर्गीकरण होता है। आकार कहते हैं साइज, घरों की तादाद, घरों की संख्या। एक है आकारिकी, आकारिकी कहते हैं पैटर्न, लेआउट, किस तरह का ज्यामिति रूप किस तरह का है। आकारिकी के आधार पर भी हम बस्तियों का वर्गीकरण करते हैं। ग्रहों की संख्या और घनत्व के आधार पर भी हम बस्तियों का वर्गीकरण करते हैं। विकास की अवस्था के आधार पर भी कर सकते हैं और कार्यों के विशेषता के आधार पर भी हम बस्ती का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो ये कुछ आधार हैं, इन आधारों के द्वारा हम, या आधारों को आधार मान के हम बस्तियों का वर्गीकरण करते हैं। तो मैं पहले आधार का ले रहा हूं, यह स्थल एवं स्थिति के आधार पर। तो पहले इन दोनों शब्दों को समझ लें, स्थल और स्थिति के। स्थल, स्थल कहते हैं साइट। साइट का मतलब होता है जितने क्षेत्रों बस्ती बसी हुई होती है। बस्ती के जो कवर्ड एरिया होता है जिस पर वो बस्ती बसी हुई होती है उसको स्थल कहा जाता है। और स्थिति मतलब ये है कि बस्ती कहाँ पर स्थित है, उसके चारों सराउंडिंग का जो वातावरण है, सराउंडिंग का जो एनवायरनमेंट है, एक तरफ नदी बह रही है, एक तरफ खेत फैले हुए हैं, एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ कोई झील है, और उसके चारों तरफ की जो साइड्स बनी हुई है, जो चारों तरफ का जो जो एनवायरनमेंट है वो स्थिति के अंतर्गत आता है। तो इसमें जब हम बस्तियों का वर्गीकरण करते हैं तो दो आधारों को देखें, बस्ती किस क्षेत्र पे बसी हुई है, उसकी साइट कहाँ है। जैसे आप कहीं कोई मकान बन रहे होंगे तो इंजीनियर आपसे कहता है चलो मैं आपको साइट दिखाने लेके चलता हूँ, साइट पे लेके चलना हूँ। तो साइट पे कहाँ लेके जाएगा वो, जहां वो मकान बन रहा होता, उसकी साइट कहलाती, स्थल कहलाता है। और स्थिति में वो बस्ती कहाँ स्थित है, किस जगह पर, उसके चारों तरफ की लोकेशन क्या है, तो ये स्थिति कहलाती। इस आधार पर जब हम बस्तियों का वर्गीकरण करते हैं तो पहला मैदानी बस्ती, मैदानी बस्ती मीन्स मैदानों में बसी हुई बस्ती। दूसरा है पर्वतीय क्षेत्र में बसी हुई बस्ती, इसको हम पर्वतीय बस्ती कह सकते हैं। तीसरा है पठारी बस्ती, पठारी क्षेत्र में, क्योंकि इसमें आधार जो है वो क्षेत्र है, वो स्थान है जहां पर वो बस्ती बसी हुई है। तो वन स्थलीय बस्ती, वनों में बसी हुई बस्ती हो सकती है। जल स्थलीय बस्ती, जल स्रोत के कोई आसपास, समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, या किसी तालाब के किनारे, झील के किनारे ऐसी कोई बस्ती हो सकती है। मार्ग संगम बस्ती, जहाँ पर रास्ते, दो रोड्स या कोई ट्रेन की लाइन, कुछ इस तरह का कोई मार्ग संगम है, दो रास्ते मिल रहे हैं, तो ऐसे स्थान पर बसी हुई बस्ती को कह सकते हैं। तो स्थान और स्थिति के आधार पर जो बस्तियों का वर्गीकरण होता है उसमें मैदानी बस्ती, पर्वतीय बस्ती, पठारी बस्ती, वन स्थलीय बस्ती, जल स्थलीय बस्ती और मार्ग संगम बस्ती। तो इसके टाइप हैं, आप देख सकते हैं इनको। आप वैसे जनरली भी देख सकते हैं अंग्रेजी में, प्लेन सेटलमेंट है, हिली सेटलमेंट है, प्लेटो सेटलमेंट, फॉरेस्टेड सेटलमेंट, वेट पॉइंट सेटलमेंट और रूट सेटलमेंट। तो ये इसके टाइप हैं, आप इसको देख सकते हैं। पहले आधार पर यह है। अब मैं इनको आपको थोड़ा सा इनके आपको फिगर दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए। देखिए बिल्कुल खुले मैदान में बसी हुई कोई बस्ती दिखाई दे रही है कि मैदान में चारों तरफ खेत खलियान फैले में, और ये मैदानी की बस्ती है। ये किसी पहाड़ पर बसी हुई बस्ती है आपके सामने, जिसे पर्वतीय बस्ती कह सकते हैं। आपको देखेंगे ये प्लेटो पर, पहाड़ी क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में बसी हुई है। ये वन में बसी हुई है तो वन स्थलीय बस्ती कहलाएगी। और ये आपके किसी झील और समुद्र के किनारे पर है तो ये वन स्थलीय बस्ती, जल स्थलीय बस्ती है। और ये किसी रोड के किनारे, उसके रेलवे लाइन के किनारे जो है, तो ये मार्ग संगम बस्ती का उदाहरण हो सकता है।
तो मैं समझता हूँ कि ये आपके वर्गीकरण आपके समझ में आ गया होगा, जो साइट एंड सिचुएशन या स्थल और स्थिति के आधार पर जो बस्तियों का वर्गीकरण। दूसरा जो वर्गीकरण है वो है आकार के आधार। आकार में हम लेते हैं घरों का समूह, घरों के ग्रुप, घरों की संख्या, इसको लेते हैं। तो इसमें होती पहली होती है एकल बस्ती। एकल को आइसोलेटेड भी कहते हैं अंग्रेजी में। एकल बस्ती एक घर है। किसी कृषि फार्म का भी हम जिक्र कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो जाके पर्वतीय क्षेत्रों में या बहुत जहाँ पर क्लाइमेट अच्छी नहीं है, मरुस्थल है, बहुत ठंडी जलवायु है, बहुत गर्म जलवायु है, तो वहाँ दूर दराज में कोई एक बस्ती या कोई एक दो बस्ती, तो उसको एकल बस्ती कहा जाता है। कोई एक घर है या एक दो घरों का ग्रुप है वो। और ये अमूमन चरवाहों की, किसानों की बस्तियां होती हैं, तो उसको कृषि गृह भी कह सकते हैं ये। दूसरी है पूर्वा या नंगला। पूर्वा या नंगला जो शब्द है ये है, आप देखेंगे कि एक कोई बड़ा गांव बसा हुआ है और उस गांव में से कुछ लोग, किसी कारण से कुछ लोग निकलकर थोड़ी दूरी पर जाकर बस गए। वो देखने में उस गांव से बिल्कुल अलग ग्रुप है। जैसे किसी एक पर्टिकुलर किसी जाति के लोग निकल के बाहर जाके बस गए, या कोई एक पर्टिकुलर काम करने वाले लोग निकल के बाहर बस गए, या कोई एक खानदान के लोग निकल के कि भाई हमारे लिए यहाँ जगह नहीं रही, कम जगह है और हम अपने खेतों पे जाके बस गए। तो गांव से, मुख्य गांव से थोड़ी दूरी पर जाकर एक वो बस्ती बस जाती छोटी सी, तो उसको पूर्वा या नंगला कहा जाता है। पूर्वा या नंगला उसको कहते हैं। गांव आप समझते ही हैं, गांव भी हो सकता है, घरों का कुछ और बड़ा ग्रुप हो जाता है गांव में। कस्बा उससे और बड़ा ग्रुप हो जाता है घरों का। फिर नगर, आपके जो नगर हैं ये कस्बे से भी बड़े हो जाते हैं, महानगर आपके सामने। तो ये हमने जो वर्गीकरण किया है ये आपका घरों के आकार के, घरों के समूह के आधार पे किया है। ठीक, आइसोलेटेड है, उसके बाद में हेमलेट है, विलेज है, टाउन है, सिटी है, मेट्रोपोलिटन सिटी है, मेगा सिटी है। तो ये बहुत सारे तरह के इस तरह के एक विभाजन हो सकता है। एकल बस्ती, पूर्वा या नंगला, गांव, कस्बा, नगर, महानगर। तो ये एक विभाजन हो सकता है ये आकार के आधार पर। तो ये आप देखिए एकल बस्ती है, एक घर बसा हुआ है तो हम एकल बस्ती कह सकते हैं। ये पूर्वा नंगला है कि गांव से कुछ घर निकल के एक साइड में आके बस गए हैं, मुख्य गांव के थोड़ी दूरी पर है इससे। ये आपका गांव है, आप गांव का ये देख सकते हैं, तो इसको ये भी एक बस्ती है। और ये किसी कस्बे का है तो इसे हम कस्बा कह सकते हैं। ये नगर महानगर के हैं दोनों। तो इस तरह से ये वर्गीकरण है। तो इसको हम आकार के आधार पर नगरों का, उसका बस्तियों का वर्गीकरण कहते हैं। तीसरा वर्गीकरण है आपका आकारिकी। आकारी कहते हैं लेआउट या उसकी शेप। अगर हम कहीं ऊपर से फोटो खींचे, देखें उसका, एक पिक्चर लें गांव की, तो उसकी कैसी ज्यामिति रचना कैसे दिखाई देगी। तो इसमें रेखिक प्रतिरूप हो सकता है, जो एक लंबी रेखा से नजर आएगी मकानों की। एक आयताकार प्रतिरूप हो सकता है, जो शतरंज का जो बोर्ड होता है उस तरह की बस्ती हो सकती है। एक स्क्वायर में, वर्गाकार में हो सकती है। एक वृत्ताकार बस्ती हो सकती है। अर्धवृत्ताकार बस्ती हो सकती है। त्रिभुजाकार प्रतिरूप हो सकता है। आर्य प्रतिरूप हो सकता है। पंखा प्रतिरूप होता है। ये इसका लेआउट किस तरह का है, या आप देख सकते हैं कि इसकी आकारी की ज्यामिति रचना किस प्रकार की है, किस फिगर को वो बस्ती रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये आपकी आकारी की कहलाती है। ठीक है, लीनियर सेटलमेंट है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, सर्कुलर है, सेमी सर्कुलर है, ट्रायंगुलर है, स्टार है, और ये फैन शेप्स है। तो ये इसके है, तो ये आकारी के आधार पर वर्ग है। तो ये देखिए ये आपके सामने है बच्चों के। देखिए प्रतिरूप एक रेखा के सारे सहारे है। वर्गाकार प्रतिरूप, शतरंजी प्रतिरूप, आयताकार जिसको कहते हैं, वृत्ताकार प्रतिरूप, अर्धवृत्ताकार है, पंखाकार है, तीर के आकार का है, तारा प्रतिरूप है, आर्य प्रतिरूप है, त्रिभुजाकार है। तो ये कुछ इस तरह की बस्तियों के प्रतिरूप पर कहलाते हैं। इस आधार पर भी हम बस्तियों का वर्गीकरण विभाजन करते हैं। और इनको देख लीजिए, देखिए कि बस्ती बिल्कुल लंबी एक रेखा में दिखाई दे रही है, तो देखिए प्रतिरूप बस्ती कही जाएगी। ये एक स्टार सा नजर आ रहा है, उसके स्टार पैटर्न की बस्ती हो सकती है, इसका एक एग्जाम्पल है। आगे ये वृत्ताकार बस्ती है, ये वर्गाकार बस्ती बसी हुई है, इसके एग्जाम्पल्स है। आपका ये अर्धवृत्ताकार है, ये आप उसको त्रिभुजाकार भी कह सकते हैं, तीर की आकृति के भी कह सकते हैं। तो ये कुछ बस्तियों के प्रतिरूप हमने दिखाए हैं जो आकारी के आधार पर। अब है ग्रहों की संख्या और घनत्व के आधार। एकाकी या प्रकीर्ण बस्ती, एकाकी या प्रकीर्ण बस्ती, उसमें मकान दूर दूर बिखरे होते, सिंगल मकान दूर दूर बिखरे हुए होते हैं। जैसे पहाड़ी इलाके में आप जाओगे तो हर खेत पे मकान मिलेगा, तो उसे एकाकी या प्रकीर्ण बस्ती कहते हैं। एक कहता है अपखंडित,
अपखंडित को कहते हैं कि गुच्छे से मिलते हैं मकानों के, एक एक गुच्छा सा यहाँ होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, ऐसे गुच्छे से होते हैं। और एक होती है सघन बस्ती। सघन को कहते हैं मकान बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, पूरी बस्ती बसी हुई है, फिर उसके खेत खलियान के चारों तरफ फैले हुए, इसको सघन बस्ती कहते हैं। एक संयुक्त बस्ती होती है, दोनों रूप मिलते हैं इसमें, अपखंडित भी है और ग्रुप भी है। तो इस तरह से 4 प्रकार की हमने घनत्व के आधार पर, घरों के आधार पर बस्ती का वर्गीकरण किया। ये देख सकते हैं, देखो ये मकान दूर दूर बिखरे में है, ये आपकी एकाकी या एकल बस्ती कहलाएगी। इसमें घरों के झुंड झुंड से हैं अलग अलग, ये तो ये आपकी अपखंडित बस्ती कहलाएगी। ये आपकी कॉम्पैक्ट है, आपको दिखाई दे रही है, मकान सारे बिल्कुल एक दूसरे से मिले हुए हैं सारे, जैसे आपके मैदान के गांव है, दिल्ली आपका शहर है, ये सघन बस्ती या सहत बस्ती इसको कहेंगे दिल्ली को। और ये आपका चौथे प्रकार का है, इसमें जगह छूटी है, बीच में ग्रुप है, पर यहाँ ग्रुप है घरों का। तो इस तरह से ये 4 रूप इसके आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो अगला जो वर्गीकरण है वो है कार्यात्मक विशेषताओं के आधार पर। कार्यात्मक विशेषताओं के आधार पर बस्ती को हम 2 रूपों में बांटते हैं, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती। ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती, और ये विभाजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पढ़ने के, आपके कोर्स के हिसाब से सबसे ज्यादा जो फोकस्ड रहेगा वो हमारा इन बस्तियों के इस प्रकार पर रहेगा, क्योंकि वो सारी चीजें जो ये हमने बताई है बस्तियों के टाइप, ये आपकी नॉलेज के लिए है, जानकारी के लिए है कि बस्तियों का विभाजन हम केवल एक ही आधार पर नहीं करते, बहुत सारे आधारों पर बस्तियों का विभाजन कर देते हैं। लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से जो सबसे ज्यादा फोकस्ड है वो इस पर ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती पर है। इसको हम आगे लेके चलेंगे। मैं समझता हूँ कि मैडम इसमें कुछ और ऐड ऑन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। वैसे तो साथ साथ में इंग्लिश के टर्म्स थे, एक बार ही सब पीछे से दिखा दीजिए। Okay, thank you sir. Now, classification of settlements. Now, settlements can be classified of number of bases depending upon the need of study. For what reason are we going to study settlements? Depending on that, we can classify settlements in various forms. Now, we are going to discuss few bases on which we can classify settlement. First is the location. Where are they located? Are they located on a plain region or a plateau or on the coastal area? So what is the site of the location? So that would be our first basis of classification. Second would be size. Size means how many houses are there, the number of houses present in a particular settlement. That would be the second basis for classification of settlements. Next comes the shapes. When we take an aerial view of any settlement, mostly we talk about rural settlements here. So we tend to see some shape. So according to that shape, we can actually classify them in different categories. Then the number and density, how close these houses are, how much distance is there between one house and another. So that is the another criteria for classifying settlements. Then the stages of development. See, if I talk about isolated settlement, then village, then town, then metropolitan, so that is the stages of development of settlement. So according to their stage of development also we can classify them. Then the functional specialization. Some settlements are known for producing something, like there are areas or there are settlements which are known for one particular type of industry. So that is what is functional specialization. Here we mostly talk about the rural and urban settlements when we talk about functions. I hope this is clear to everyone. So next slide, please. Now, the first basis is on the basis of location. On the basis of location, we can broadly divide settlements into plain settlements that are usually found on the flat land, mainly your river valley regions or river basin regions. Then hilly settlements that are found on mountainous region or the hilly region. So because that area is not conducive for very dense your population. So for that reason, you will find scattered houses in hilly area. Then we have plateau settlements. As the name suggests, these are the settlements that are found on plateau region, on tableland. Then forested settlements, the settlements that are found in a region that is covered from forest from all the sides. So mainly these are the tribal people settlement. Then we have wedge point settlements.
This means that the water is very important for these settlement. It can be lake, it can be pond, and it can be coastal area for your fishing communities. We have root settlements, or we can also, as you have seen, one railway track or some very important arterial road is crossing from some region. So people would like to settle near to that road or that railway route, because that will help them in transportation, plus it will give them employment opportunity. So that would be called as a route settlement. So on the basis of location, I hope these divisions are clear to everyone. So next slide, please. Now these are the pictures. You can see plain settlement. So wide flat area, hilly settlement. It's like, like we have terrace farming. In the similar manner, we have steps for making houses also. Plateau settlement, forested settlement, wet point settlement, and then we have root settlement. Now the next basis is on the basis of size. When we talk about base size, we are actually talking about how many houses are there. So first one is isolated settlement. It is also called a dispersed farmstead or homestead settlement. Now this is basically one single dwelling. Mainly it is found in areas which are not very fertile region, and a huge area is under one person. So that is these areas are found in your grassland. So here you will find one single settlement. So that is isolated settlement. Then hamleted settlements, where we will find a group of houses. Now this group of houses, it seems that they are separate, but they are not. Actually, people from one village for some reason has came out of that main village or the central village, and they have settled in the nearby area. So that is called as hamleted. Then village, the village are, I think it's known to everyone, town, city, and metropolitan. That is on the basis of size. As we are moving from isolated to metropolitan, size is increasing. So next slide, please. Now these are some pictures that you can see. Isolated, one single dwelling. Hamleted, group of houses. Next we have village, town. Now town and city are basically the size of population, and the amenities and facilities differ. About this we would be studying in this chapter in detail later on. Then we have metropolitan. Okay, next slide, sir. The next basis of classification is on the basis of shape. Now on the basis of shape, we can have linear settlement. Linear comes from line. So whenever settlements are found in a line, so that is called as a linear settlement. It may happen when settlements are on the side of a railway track, on the side of a canal or a river, or on a coastal area. So they would form a line. So that is called as a linear settlement. Rectangular and square settlements are usually found on a flat land where we have vast area, wide area, where we can build houses in closed manner, but in a rectangular shape. So that is these two are found mostly in a flat land. Then circular and semicircular settlements are usually centered, are found where the central point is very important. Like in a fishing community, sometimes some pond or lake is very important. So the houses are built on the side of that lake or pond. So that is a circular settlement. Similarly, in semicircular settlement also, maybe some building is important. So that is what is called as semicircular. Triangular, when two arterial roads are crossing, or one very important road and another transport line or railway line is crossing, so that will make a triangular pattern. Star-like pattern is also called as a radial pattern, where we find number of roads are crossing, number of railway lines are crossing. So people will live in these houses, and from aerial view it will look like star-like pattern. And fan shape, it's not your ceiling fan, it's like a hand fan shape, roughly triangular in shape. So next slide, please. So we have the pictures of this. Okay, some students I think are asking in chat box about Nagar and Mahanagar. See, Nagar and Mahanagar, in detail you would be studying about this in the topics to come. Today we are not going to cover it, but definitely in detail we will study it later. So these are the patterns: linear settlement, then circular, star-like pattern, then we have circular, square settlements. These are nucleated settlements, and triangular, you can see it's a roughly triangular pattern.
Now, on the basis of density of houses, how close these houses are built. The first one is dispersed or isolated settlement, that we have earlier discussed. Single dwelling. No, we have vast area and only one or two dwellings are there, houses are there. So that is called as isolated, and usually it is a feature of non-fertile area where people either are having their grazing grounds or the soil is not very fertile to support number of people. So we will find dispersed or isolated. Then compact or agglomerated settlements, these would be found in very fertile area where all the facilities are there and everyone wants to live there. So dense population, and dense population will lead to compact. Houses are built very close to each other, like in Delhi. So that is called as a compact settlement. Composite settlements are also called as your hamleted settlement, where people are moving out of one village. They have one central village, and then small villages are settled near that central village. That is called as composite. Now, fragmented settlements are different from composite. In this, we see different type of settlements here and there, but then they don't have any central village. They are actually part of different settlements. So that is the difference between composite and fragmented. So we can move forward. So these are the pictures you can see. So compact one, you can see it's very dense. Next, on the basis of functions means what is the main occupation of people of a particular settlement. So on basis of that, we have rural settlement and urban settlement. In rural settlement, most of the people are engaged in primary activities, whereas in urban settlement, most of the people are working in tertiary and secondary sector. So I hope these classification is clear to everyone, and sir, we can move forward. Thank you, sir. अब जो हम आ चुके हैं इस चैप्टर्स में, मानव बस्ती किसे कहते हैं, मानव बस्तियों का अध्ययन क्यों जरूरी है, मानव भूगोल में मानव बस्तियों को क्यों बसाता है, और हम किन किन आधारों पर मानव बस्तियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो ये चीजें अब तक हमने डिस्कस की हैं, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं वो इसी आधार पर बनते हैं। और कभी मानव बस्ती किसे कहते हैं, या मानव बस्ती के बसाने का उद्देश्य क्या है, या किसी एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा जा सकता है। तो सारे क्लासिफिकेशन जितने मोस्टली हो सकते हैं वो हमने आपके सामने डिस्कस कर दिए। हाँ, एक क्लासिफिकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है जो फंक्शंस के आधार पर है, कार्यात्मक जो विभाजन है। और कार्यात्मक आधार पर हमने बस्तियों को दो भागों में बांटा है, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती। तो अब हम इसको लेके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आपको जानना भी है और समझना भी है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसने नगर ना देखा हो, जिसने गांव ना देखा। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपके लिए कुछ अलग से बात हो रही है। बस एक आपको रिफ्रेश सा हमें करना है कि भी ग्रामीण बस्ती किसे कहते हैं, नगरीय बस्ती किसे कहते हैं। तो अब तक की जो यात्रा है, अगर इस पर आप बिल्कुल आपकी सारी चीजें क्लियर हैं, तो एक क्वेश्चन का क्विक हमें आंसर दीजिए। दिखाए गए जो चित्र है इसमें आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेटलमेंट। ये जो आपको दिखाया गया है, इसमें आपको इसका टाइप बताना है आपका कि ये किस प्रकार की बस्ती है, रेखिक प्रतिरूप बस्ती है, पर्वतीय बस्ती है, मैदानी बस्ती है, या पठारी बस्ती है। तो इसका जो लेआउट है या इसका जो ज्यामिति है वो किस आधार की है, इस आधार पर इसको बताना है आप। अरे वाह, आंसर पूरा करने, क्वेश्चन पूरा करने से पहले आंसर आने लगे हैं, वेरी गुड। तो ये एक पठारी बस्ती का एक एग्जाम्पल है, प्लेटो सेटलमेंट्स का एक एग्जाम्पल है। डी आंसर आपका सही है। तो मैं समझता हूँ कि ये आपकी चीजें अब तक क्लियर हैं बिल्कुल, और आपके रेस्पॉन्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। खुशी होती है, एक चीज में बल्कि विशेष तौर से मैं देख रहा हूँ कि आज के जो टॉपिक्स में बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा सी है, और वो बच्चे वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो इस टॉपिक में आगे डिस्कस होने हैं। तो जैसे जैसे टॉपिक चलता रहेगा, ये सारी क्वेश्चन आपके आगे आते रहेंगे। नगर में गांव में क्या अंतर है, और महानगर और नगर में क्या अंतर है। तो ये सारी चीजें आगे आगे धीरे धीरे हम टॉपिक्स में चलते रहेंगे तो क्लियर होती रहेंगी। तो अब आगे हम इसको लेके बढ़ते हैं। तो पहला हमने लिया है ग्रामीण बस्ती। तो ग्रामीण बस्ती का आपके सामने चित्र है, आप इसको देख रहे हैं। और ये डिफरेंट टाइप के गांव हो सकते हैं। एक हमने थोड़ा सा बिल्कुल एक ओल्ड सा पुराना सा गांव का एक चित्र लिया है आपको ये तो इसको देख है, या ये गांव है। अब इसको आप देख लेते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। जब हम इसको गांव को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो पहली क्या मिलती है
कि गांव में या ग्रामीण बस्ती में जो रहने वाले लोग हैं वो अपनी जीविका के लिए जो कृषि या उससे जुड़े हुए जो कार्य हैं उन पर निर्भर करते हैं। उनके जीवन यापन का जो मुख्य व्यवसाय है वो खेती और उससे जुड़ी हुई क्रियाएं। तो ये एक पहला एक जनरल फिनोमिना हर गांव में हमें देखने को मिलेगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि गांव की या ग्रामीण बस्ती की जनसंख्या का अधिकांश भाग प्राथमिक क्रियाओं में लगा हुआ होता है। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है ग्रामीण बस्ती। बस्ती ग्रामीण बस्ती में रहने वाले लोगों में या जो जनसंख्या वहां पर रहती है उसका अधिकांश भाग मोर देन 80%, मोर देन 75% भाग जो है वो कृषि या उससे जुड़े हुए या हम कह सकते हैं प्राथमिक क्रियाओं में लगे हुए होते हैं। और प्राथमिक क्रियाओं को आप जानते हैं, कृषि है, पशुपालन है, खनन है, मत्स्यन है, लकड़ी काटना, ये सारी वानिकी है, सारी क्रियाएं प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो इन चीजों से, इन कार्यों से वो अपनी जीविका चलाते हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राम की होगी। दूसरी क्या होती है ग्रामीण बस्ती की? दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये जो बस्तियां होती हैं ये अपने भौतिक वातावरण से, अपनी भूमि से बहुत गहराई के साथ संबद्ध होती है, जुड़ी हुई होती है। ये प्रत्यक्ष रूप से अपने एनवायरमेंट पर वहां के और वहां के जो भू संसाधन है उस पर से जुड़ी हुई होती है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तीसरी होती है कि ये बस्तियां आमतौर से स्थायी और चिरस्थायी, मतलब स्थायी होती हैं। गांव बसे हुए हैं, सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से गांव बसे हुए हैं। आपके गांव का इतिहास तो बहुत लंबा है भारत का, और दुनिया में ही गांव का इतिहास काफी लंबा है। हमारे यहाँ तो 5000 6000 साल पुराने शहर भी हैं। गांव तो छोड़िए, शहरों के जो रचनाएं इतिहास में आप देखते हैं, देखें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये जो हैं ये 5000 6000 साल पुराने नगरों के उदाहरण हैं। तो ये चिरस्थायी है, लोग पहले से इन बस्तियों को बसाते रहे हैं, ये स्थायी बस्तियां कहलाती हैं। और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इन बस्तियों में खुले देहात दिखाई दे जाते हैं। भूमि का उपयोग जो है वो बिल्कुल अलग तरह का होता है, शहर से बिल्कुल अलग है। जनसंख्या का घनत्व कम होता है। सादा और सरल जीवन यहाँ पर पाया जाता है। तो ये एक ग्रामीण बस्ती की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखी जा सकती है। जब आप ग्रामीण बस्ती के को बताओगे, परिभाषा का मतलब होता है उसको एक्सप्लेन करना, उसको बताना कि ये क्या है। तो अब आप ग्रामीण बस्ती की अगर परिभाषा दोगे, ग्रामीण बस्ती को बताओगे, तो ये आप 3-4 बातें आप बता सकती हैं कि ग्रामीण बस्ती ऐसी बस्ती को कहते हैं जहाँ के रहने वाले लोग या जहाँ की जनसंख्या का अधिकांश भाग कृषि या उससे जुड़े हुए व्यवसायों में लगी होती है। यहाँ पर लोगों के जो मुख्य काम है वो प्राथमिक क्रियाओं से पूरे होते हैं, उनकी जीविका प्राथमिक क्रियाओं से चलती है। और इन बस्तियों में का साइज भी छोटा होता है, आकार भी छोटा होता है अपेक्षाकृत। दूसरी बात यह कि ये खुले देहात और व्यापक प्रसार वाले होते हैं। जनसंख्या घनत्व भी अपेक्षाकृत कम होता है। सादा सरल जीवन यहाँ पर पाया जाता है। और एक चीज और है देखने को मिलेगी जब हम क्लासी उसमें डिफरेंस करेंगे नगर में और गाँव में, तो यह है कि यहाँ पर लोगों के सामाजिक संबंध बड़े प्रगाढ़ होते हैं। या खून के रिश्ते वाले लोग मिलेंगे आपको, साथ में रहते हुए खानदान कुनबा इस तरह से रहते हुए लोग मिलेंगे। और इनके संबंध आपके बड़े प्रगाढ़ होते हैं कि एक गांव के किसी एक कोने पर आप खड़े होकर किसी एक व्यक्ति का नाम पूछेंगे कि भी वो कहाँ रहता है, तो आप उसका पता बता देंगे। हर व्यक्ति, हर आदमी हर व्यक्ति को जानता है गाँव में। तो ये सामाजिक संबंध, किसी के यहाँ शादी है तो ज्यादातर गांव के लोग उसमें शामिल है, किसी के यहाँ कोई दुख है तो उसमें गांव के लोग, ज्यादातर लोग उसमें शामिल होते हैं। तो इनके सामाजिक संबंध इनमें बड़े प्रगाढ़ होते हैं जो अपेक्षाकृत शहरों में नहीं पाए जाते। तो मैं समझता हूँ ग्रामीण बस्ती के बारे में आपका जो कंसेप्ट है क्लियर हो गया होगा। ये आप खुद देख रहे हैं, आप ऑब्जर्व करिए और ऑब्जर्वेशन के आधार पर आप देखें कि इसको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। हमने गांव देखा और गांव को देख के हमने उसको बताया कि ये गांव इसको कहते हैं, गांव में ये चीज होती है, जो चीज होती है उसमें उसको गांव कहते हैं। जैसे आपने गांव देख लिया, मकान देख लिया, मकानों के आधार पर आप अंतर बता सकते हैं वहाँ कैसे मकान है, शहर में गाँव में कैसे मकान होते हैं। रास्तों के आधार पर आप अंतर कर सकते हैं, वहां पर कैसे रास्ते हैं, यहाँ पर कैसे हैं। कार्यों के आधार पर अंतर कर सकते हैं कि भाई गाँव में किस तरह के काम हो रहे हैं, शहरों में किस तरह के होते हैं। खाने पीने के आधार पर अंतर कर सकते हैं, सुविधाओं के आधार पर अंतर कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को मिला के जब हम बात करते हैं ग्रामीण बस्ती में, तो आप बहुत अच्छी परिभाषा, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन गाँव का दे सकते हैं। दूसरी जो बस्ती है वो नगरीय बस्ती। तो नगरीय बस्ती की जब हम बात करते हैं तो जब इसकी परिभाषा की बात आती है तो भाई नगरीय बस्ती के बारे में लोगों के विचार हर जगह अलग अलग। किसको हम नगर कहेंगे? ग्रामीण बस्ती तो हमने देख ली और नगर भी देख लिया। देख के तुम कैसे देंगे ये नगर है,
लेकिन अगर परिभाषा की हम बात करें तो परिभाषा नगरीय बस्ती की हर जगह, हर देश में, क्षेत्र में, स्थितियों के अनुसार अलग अलग है। फिर भी हम एक जनरल सी बात कर सकते हैं। तो पहली बात ये होती है कि नगरीय जो बस्ती है या नगर जिसको कहेंगे, उसमें जो रहने वाले लोग हैं, वहाँ के जो जनसंख्या है, उनके कार्य या उनका जो रोजी रोटी चल रही है, उनकी जो जीविका चल रही है, वो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थक, पंचम प्राथमिक कार्यों के अलावा जो व्यवसाय है उनसे चलती है। जनसंख्या का अधिकांश भाग प्राथमिक क्रियाओं के अलावा द्वितीय क्रियाओं में, तृतीय में, चतुर्थ और पंचम क्रियाओं से अपनी जीविका चलाता है। तो ये एक बेसिक पहला अंतर है। दूसरा अंतर यह है कि यहाँ पर आप देखेंगे जनसंख्या ज्यादा होती है अपेक्षाकृत, गांव के मुकाबले में जनसंख्या ज्यादा होती है, जनसंख्या का घनत्व भी ज्यादा होता है, मकानों के प्रकार भी बिल्कुल अलग होते हैं। वहाँ कच्चे मकान होते हैं, कुछ पक्के भी होते हैं, कच्चे भी होते हैं, दोनों तरह का मिक्सचर आपको मिल जाएगा। शहर में पक्के मकान होंगे, बहुमंजिला मकान होंगे, वेल फर्निश्ड होंगे, इमारतें बड़ी खूबसूरत बनी हुई होंगी। तीसरी बात है, सुविधाओं में बहुत सारा अंतर आपको मिलेगा, वहाँ सुविधाएं कम मिलती हैं। तो जब हम नगर की डेफिनेशन देंगे तो उसमें रहने वाले लोगों के आधार को बताएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनका जो मुख्य व्यवसाय है वो प्राथमिक क्रियाओं के अलावा होता है। दूसरा एक बेसिक अंतर और है कि प्रशासनिक इकाई में, जो गांव को या शहर को चलाने वाली जो प्रशासनिक इकाई है, उसमें भी अंतर पाया जाता है। शहरों में टाउन एरिया कमेटी होगी, जिसे नगर पालिका कह सकते हैं, नगर महापालिका कह सकते हैं, नगर निगम कह सकते हैं। तो इस तरह की प्रशासनिक इकाई होती है। जैसे आपका दिल्ली का महानगर है तो यहाँ नगर निगम यहाँ इसकी देखरेख करता है। आप गाजियाबाद या किसी छोटे इसमें जाएंगे तो वहाँ नगर पालिका उसकी देखभाल करती है। किसी कस्बे में जाएंगे तो वो टाउन एरिया कहलाता है उसका। या कोई आपका सेना का नगर है तो उसका कैंटोनमेंट बोर्ड वहां पर वो देखभाल करता है। और गांव में जो प्रशासनिक इकाई है वो ग्राम सभा कहलाती है। तो ये एक बेसिक अंतर है। तो जब हम नगरीय बस्ती की बात कर सकते हैं तो नगर की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये आपके सामने नगर और ग्राम की संकल्पना जो मैंने रखी है। तो मैं मैडम से कहूंगा इसमें कुछ और एक्सप्लेन करना चाहें तो कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर. Okay, now we come to the functional classification of settlement. The first one is rural settlement. Now, rural settlements are basically those settlements where number of people, majority of them are working in a primary sector. When we talk about primary sector, now you have studied the entire chapter on primary activities. So I hope this word is clear to everyone. Where people are engaged in animal rearing or animal husbandry, mining, fishing, agriculture, wood cutting, forestry. So all these will come under your primary activities. So people are engaged or their main occupation is related to all these activities. They can be agriculturist, they can be, woodcutter, or they may be doing forestry or any such thing. So these settlements are usually permanent and sustainable. Now this word sustainable is very important. As earlier also I have told you that people are usually taking out material from their surroundings. They are not building. See, nowadays, if I talk about rural areas, definitely there is a change. But still, we have typical rural settlements where people will use only that material that is available in their proximity, in their own region, and they will build houses out of it. Like if mud is available, clay mud is there, so their houses would be made of clay mud. If we have laterite soil, so laterite soil can be cut in the form of a brick, so that could be used. So whatever is available in their surroundings, that raw material they are going to use for making their houses. Now if I talk about the life of people, it is really very simple, and there is a very deep understanding between the inhabitants of rural settlement. It's rather, they are extended family. They are involved in each and everything, whatever they are doing, whether it's some function or some new thing they have to start, they all will work like a joint family. So that is the key feature of rural settlement. One-to-one connection is not there. Everyone knows everyone. That is rural settlement. Here we will find more of open spaces. Houses are built quite apart. There would be a good amount of distance. Open spaces even in houses would be present. Density of population would be less in comparison to your urban areas. So that are the key features of rural settlement that you can describe in definitions. The next slide, please.
Then we have urban settlement. Now, urban settlements are basically the term used for those settlement where majority of people are working in tertiary, secondary, or related sectors. Means they are not working in agriculture and aligned activities. They are working in offices, they are having their businesses, or they are professionals. So this is what is called as urban settlement. Now, urban settlements, if I talk about India, so we have a long history of urban settlement right from the time of Indus Valley civilization. I hope you all are aware that Indus Valley civilization was an urban settlement. Okay, so the urban settlements, we have a huge history, and even today we have number of small urban areas, very big metropolitan cities like Delhi, Chennai, etc. So concept of urban settlement vary from one area to another. Like if I talk about India and China, we have some rural areas with so much of population that some other foreign country may not be having even in their urban area. So from a country to country, definition of urban settlements differ. If I talk about India, we have actually adopted, in 1991, the census of India says it defines urban settlement as all the places which have municipality, corporations, cantonment board or notified town area committee, and have a minimum population of 5,000 person, at least 75% of the male working population engaged in non-agricultural work, and population density should be at least 400 square person per square kilometer. So this is what we adopt in India, but for different countries it is different. The main criteria that you have to remember is that maximum population would be engaged in non-agricultural work. Second, population density would be high. Third, open spaces would be less. Fourth, one-to-one connection would be missing because people are now engaged in so much of economic activities that one-to-one connection is missing. And also, people from different regions have come and settled here. So one-to-one connection or cultural background difference definitely has to be there. Like in Delhi, you will find person from Uttarakhand, you will find person from Tamil Nadu, you will find person from Bihar. So many people are coming from different areas. So it's a mix of communities, mix of culture. So that is what is urban settlement. I hope the points are clear and administration is also clear to everyone. तो देखिए, ग्रामीण बस्ती क्या होती है और नगरीय बस्ती क्या होती है, इसके बारे में एक विस्तार से चर्चा काफी हो चुकी है। बच्चे का एक सौरभ झा का क्वेश्चन आ रहा है कि भारत में नगरीय बस्ती के क्या पैरामीटर्स हैं। तो मैडम ने अभी अभी आपको क्लियर किया है। 4 पैरामीटर्स हैं जो 1991 की जो जनगणना है उसमें जो तय किए गए हैं कि हम भारत में किसी बस्ती को नगर कब कहेंगे। तो पहला पैरामीटर है जनसंख्या का। जनसंख्या उसकी 5000 से ज्यादा होनी चाहिए। 5000 से ज्यादा आबादी के नगर के लिए 5000 से ज्यादा आबादी का होना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात है कि 75% से ज्यादा पॉपुलेशन उसकी प्राथमिक क्रियाओं के अतिरिक्त दूसरी जो क्रियाएं हैं, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ क्रियाएं, उनमें कार्य उससे अपनी जीविका चला रही है। तीसरा पैरामीटर है ये हमारा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। और चौथा पैरामीटर है जो प्रशासनिक इकाई है, जो वहां पर वो ग्राम सभा ना हो। अभी ध्यान रखेंगे कि प्रशासनिक जो इकाई है वो ग्राम सभा ना हो। वहां पर आपका छावनी बोर्ड हो सकता है, जो आपका सेना की कोई होती है, उसमें कैंटोनमेंट बोर्ड हो सकता है, या नगर पालिका हो सकती है, नगर निगम हो सकता है, टाउन एरिया कमेटी हो सकती है। तो ये 4 बेसिक पैरामीटर्स के आधार पर भारत में ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती की परिभाषा दी गई है। अब हम ये बहुत जेन्युइन सा क्वेश्चन जो कई बार बच्चों ने पूछा है इस क्वेश्चन को चैट में, पे हम चर्चा कर रहे हैं कि ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में अंतर क्या है। देखो, इस पे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आप बना सकते हो अपने क्लास के अंदर और अपने टीचर्स को सबमिट कर सकते हो कि ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में अंतर क्या है। तो मैं आपको आधार बताता रहा हूँ। पहला जो आधार होगा ग्रामीण और नगरीय बस्ती के जब हम करेंगे तो होगा उसमें आकार के आधार पर। आप उसके साइज को देखिए, और साइज 2 तरह से देखा जाता है। साइज में 2 चीजें आपको देखनी पड़ेगी कि उसका क्षेत्रफल का साइज देखा जाएगा, कितने क्षेत्र में कोई नगर फैला हुआ है और कितने क्षेत्र में कोई गांव फैला हुआ है। दूसरा यह है कि उसमें जो जनसंख्या है, साइज में आकार में जनसंख्या, उसकी जनसंख्या कितनी है, उसकी जनसंख्या कितनी है।
तो जब हम इस आधार पर नगर की और उसकी तुलना करेंगे, अंतर करेंगे, तो एक बहुत सिंपल सी चीज आपको समझ में आएगी कि ग्रामीण बस्ती का आकार छोटा होता है जनसंख्या के लिहाज से भी और क्षेत्रफल के लिहाज से भी। नगरीय बस्ती का आकार बड़ा होता है और जनसंख्या के लिहाज से भी और क्षेत्र के हिसाब से। लेकिन जब हम इसको अलग अलग देशों पर लेके जाते हैं, अब हम जैसे जापान की बात करें तो जापान में 3000 की आबादी वाला भी गांव है, लेकिन अगर आप नॉर्वे और फिनलैंड और इनमें जाएं तो वह 200 लोगों की आबादी वाला भी शहर आपको मिल जाएगा। तो कंट्री टू कंट्री डिफर है। लेकिन जब हम एक कंट्री में बैठ के बात करेंगे, हम जैसे भारत में बैठ के बात करेंगे या जापान में बैठ के बात करेंगे या यूएसए में बैठ के बात करेंगे, तो वहां अगर हम देखेंगे तो दोनों के साइज के आधार पर दोनों बस्तियों में बिल्कुल क्लियर अंतर आपको आ जाएगा कि ग्रामीण बस्ती का आकार छोटा होता है और नगरीय बस्ती का आकार बड़ा होता है। दूसरी है घरों की संख्या के आकार पर। तो घरों के नंबर्स आप देख सकते हैं कि ग्रामीण बस्ती 10 घरों का ग्रुप भी हो सकती है। आप पहाड़ी एरियाज में जाइए तो 10, 15, 20, 25 घरों का भी एक बस्ती हो सकती है। और आप ऐसी जो एक्सट्रीम क्लाइमेट की जगह है जहाँ पर बहुत ज्यादा विषम जलवायु की परिस्थितियां पाई जाती है, तो वहाँ 1-2 घरों की भी बस्ती हो सकती है। और मैदानी इलाकों में आके देखेंगे तो जो हमारे जो ये उत्तर भारत का विशाल मैदान है या समुद्र तट के जो इलाके हैं, उनमें जो गांव हैं उनकी आबादी बहुत, उनमें मकानों की संख्या 500-1000 भी आपको जनसंख्या मिल जाएगी, मकानों की संख्या मिल जाएगी। लेकिन जब हम उसकी बात करेंगे शहर के, तो शहर में मकानों की संख्या ज्यादा होती है गाँव के मुकाबले। तो ये इस आधार पर भी हम अंतर कर सकते हैं। और जब आप इसका प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ये आप इसके एविडेंस भी साथ में लगाते चलेंगे। जो कुछ साइज के आधार पर हमने ये देखा, इसका ये साइज होता है, इसका ये साइज होता है। ऐसी घरों की संख्या के आधार पर आप स्पष्ट कर सकते हैं कि भाई इसका ये होता है, इसका साइज इस तरह से होता है। अब तीसरा जनसंख्या घनत्व के आधार पर। ऑब्वियसली आपको पता है कि ग्रामीण क्षेत्र, खुले देहात, थोड़ा जगह ज्यादा होती है तो हमें जनसंख्या घनत्व अपेक्षाकृत कम पाया जाता है, शहरों में जनसंख्या घनत्व ज्यादा पाया जाता है। अब एक बेसिक डिफरेंस जिसको हम कहेंगे व्यवसायों के आधार पर अंतर होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कार्यों के आधार पर नगरीय और ग्रामीण बस्तियों में अंतर पाया जाता है। अगर हम देखें तो ग्रामीण बस्ती में जो व्यवसाय है वो सारे प्राथमिक क्रियाओं से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं में अपने जीविका चलाते हैं। और नगरीय बस्ती के जो लोग हैं उनमें जो जीविका के सोर्स हैं वो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ क्रिया। तो व्यवसायों में भी अंतर पाया जाता है। प्रशासकीय स्तर की हम बात कर चुके हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासकीय जो स्तर है, जो प्रशासन का जो स्तर है, वो ग्राम सभा होती है। लोग अपनी ग्राम सभा का चुनाव करते हैं, ग्राम सभा वहां के प्रशासन को चलाती है। ऐसे ही नगरों में वहां पर नगर पालिका हो सकती है, टाउन एरिया कमेटी हो सकती है, आपका नगर महापालिका हो सकती है। तो ये प्रशासनिक आधार पर भी दोनों में अंतर पाया जाता है। एक है भूमि उपयोग, जमीन का उपयोग कैसे कैसे हो रहा है, इसके आधार पर आप देख सकते हैं कि भूमि उपयोग के आधार पर देखें वहाँ खेत बने हुए हैं, मकान बसे हुए हैं, एक गांव बसा हुआ है, गांव के चारों तरफ खेत फैले हुए हैं, या हर खेत पे कोई मकान बस्ती बसी हुई है। इस तरह के लैंड यूज हो सकता है। शहर में जब आएंगे तो वहाँ बहुरूप मिलेगा आपका। वहाँ आपके घने मकान बने होंगे, बहुमंजिला मकान बने हुए होंगे, लैंड यूज और भी तरफ पार्कों में भी जगह छूटी हुई होगी, कुछ आपके जंगल भी छूटे हुए होंगे, रोड्स में बहुत सारी जगह घेरी होगी। तो लैंड यूज को बड़ा फर्क होता है एक गांव की बस्ती में और शहरी बस्ती में। इस आधार पर भी आप अपने प्रोजेक्ट्स में इस चीज को शामिल कर सकते हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों के आधार पर हमने बात की है पहले जब हम डिस्कस कर रहे थे नगर और गाँव को। गाँव में फॉर्मल संबंध नहीं होते, वहाँ बड़े स्थायी संबंध होते हैं। वहाँ खून के ब्लड रिलेशन के लोग ज्यादा होते हैं। कुनबा, खानदान, परिवार, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और नॉर्मली सब लोगों के संबंध बड़े प्रगाढ़ होते हैं, सुख दुख में एक दूसरे के साथ हैं, परेशानियों में एक दूसरे के साथ हैं, मिलजुल कर जिंदगी जी रहे हैं। शहर में भी सब मिलजुल कर रहते हैं, सुख शांति से रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध जो है वो बड़े फॉर्मल से होते हैं। आप अपने आसपास देखते हैं कि हाय हेलो कर लिया, दोस्तों की गिनती और बुरे वक्त में काम आने वाले लोगों की संख्या उतनी मजबूती के साथ ज्यादा नहीं होती जितनी गाँव में होती है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों में बड़ा अंतर पाया जाता है। गाँव में संबंध बड़े प्रगाढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं, यहाँ उनमें थोड़ी औपचारिकता आ जाती है शहरों में। उपलब्ध जन सुविधाओं के आधार पर आप बिल्कुल अंतर क्लियर कर सकते हैं ग्रामीण बस्ती में और नगरीय बस्ती में। नगरों में जन सुविधाएं का अंबार होता है, मेडिकल फैसिलिटी जो होंगी, शिक्षा की सुविधाएं होंगी, आपके रोड्स होंगे,
आपके और बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, और आप एक अलग तरह की लाइफ वहाँ पर आप एक जीते हैं, जिससे जिससे प्रभावित होकर लोग गाँव को छोड़कर शहरों की तरफ भाग रहे हैं। शहरों में सुविधाएं ज्यादा है, गाँव में उसके मुकाबले में सुविधाएं कम है। तो इस आधार पर भी अंतर कर सकते हैं और आर्थिक विकास के आधार पर भी अंतर कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना आप सभी बच्चों से है कि इसके ऊपर आप छुट्टियों में एक प्रोजेक्ट बनाएंगे ग्रामीण और नगरीय बस्ती के अंतर, और 10-15 पेज के अंदर आप उसमें डायग्राम्स और वो करके आप उसके करके, और जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्रोजेक्ट में आपको 4 चीजें आपको बेसिक हाईलाइट करनी होती हैं। पहला, प्रोजेक्ट किस टॉपिक पर है, क्या प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई की है प्रोजेक्ट के लिए, उसमें आप बता सकते हैं कि हमें डिफरेंशिएट करना है अर्बन सेटलमेंट्स को और रूरल सेटलमेंट्स को। तो ये आपकी प्रॉब्लम है जिसके आधार पर आप कर रहे हैं। दूसरा ये है कि भी इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों इसको आप बना रहे हो प्रोजेक्ट को, तो हमें क्लासीफाई करना है कि भी इनमें दोनों में अंतर क्या है। और डिफरेंट आप सर्च कीजिए, आप रिसर्च कीजिए कि जो अंतर हमारे यहाँ पर नगरीय और ग्रामीण बस्ती में, क्या वैसा ही अंतर दुनिया के दूसरे देशों में भी है। तो 4 या 5 कंट्री के ग्रामीण और नगरीय जीवन को देखकर भी आप उसमें कर सकते हैं कि भाई वहां पर हमारे यहाँ की ग्रामीण और नगरीय बस्ती में क्या अंतर है, यूएसए के ग्रामीण और नगरीय बस्ती में क्या अंतर है, और जो अफ्रीका के देश है उनकी नगरीय और ग्रामीण बस्ती में क्या अंतर है। तो इस तरह का भी आप कर सकते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव लेके आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद में प्रोजेक्ट में आपकी बात आती है कि भी आप किस आधार पर, तो आधार मैंने आपको बता दिए हैं, इस आधार पर आप अंतर कर सकते हैं और फिर उसकी आप एक रिपोर्ट से तैयार करके बना सकते हैं। तो इस तरह से आप एक प्रोजेक्ट इसके ऊपर बनाएंगे। और एक चीज इसमें ध्यान रखने की है कि ये क्वेश्चन एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग हर दूसरे साल ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आया है, ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में अंतर बताइए। तो आप इसको आप बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि चीजें सीखने से आती हैं। जब आप काम करोगे तो सीखोगे तो आंसर का बढ़िया आप आंसर दोगे। तो मैं समझता हूँ कि ग्रामीण और नगरीय बस्ती में अंतर का जो कंसेप्ट है ये आपको क्लियर हो गया, और ये एक होमवर्क भी मैंने आपको दिया इसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाने का। तो अब आगे मैं मैडम से कहूंगा कि इसमें कुछ और ऐड ऑन करना चाहें तो वो कर सकती है। फिर आई थिंक आपने पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया है और सारे पॉइंट्स भी इंग्लिश में सब हैं। सो everyone, you can make a project on the pointers that are given. On the basis of size, you can highlight the difference between rural and urban settlement. You can use, pictures, diagrams, and whatever you feel like, the difference should be on these pointers. So either you can take a screenshot of these, or later on you can take it from the recording or PPT. So this is your holiday homework. So you have to make one project on difference between rural and urban settlement. I hope this point is clear to everyone. So, sir. हेलो। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा टाइम भी हो गया है, तो इसको थोड़ा यहीं तक रखे, हमें देख लेते हैं कि इसमें आगे आपको मैं होमवर्क के बारे में मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आज के लेक्चर्स का जो होमवर्क है, एक चीज और समझते चलिए कि इस अंतर के आधार पर हमें ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ग्रामीण और नगरीय बस्ती बिल्कुल एक दूसरे में से अलग होती हैं। ऐसा नहीं है, इनमें एक सान्तत्य पाया जाता है, एक संबंध पाया जाता है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें कि कोई भी नगरीय बस्ती जब होती है तो उसका निर्माण जो होता है, उसका जो होता है वो ग्रामीण बस्ती से विकास होता है। तो बिल्कुल देखने में अलग है, लेकिन फिर भी इनमें दोनों में एक दूसरे के साथ में संबंध है कि नगरीय और ग्रामीण बस्तियों में एक संबंध पाया जाता है, क्योंकि कोई भी नगर जो विकसित हुआ है वो पहले ग्रामीण रहा है, ग्रामीण से धीरे धीरे विकसित होकर वो नगर बना है। दूसरा एक सान्तत्य इनमें यह है कि इनमें एक संबंध यह है कि नगरीय बस्तियां ग्रामीण बस्तियों के लिए नोड का कार्य करती हैं। नोड कहते हैं सेंटर्स का कार्य करती हैं, क्योंकि ग्रामीण बस्तियां बहुत सारी चीजें नगरों को प्रोवाइड कराती हैं, भोजन, कच्चा माल, और ये सारी चीजें नगरों को ग्रामीण बस्तियां प्रोवाइड कराती हैं, और उनका नगरों का अस्तित्व इनके द्वारा जो पहुंचाए गए सामान पर निर्भर करता है, वो ग्रो करते हैं इन चीजों को। दूसरी बात यह है कि नगरीय बस्तियां ग्रामीण बस्तियों को औजार, यंत्र और सुविधाएं प्रदान करती हैं। तो एक बहुत घनिष्ठ संबंध ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में पाया जाता है। इसी आधार पर मैं कह सकते हैं कि एक दूसरे पर ये आश्रित होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं ये। और अगर हम देखें तो एक सेंटेंस के बारे में कहा जाता है कि ग्रामीण और नगरीय बस्तियां एक ही पैमाने के दो छोर हैं। इनको हम बिल्कुल अलग अलग करके नहीं देख सकते, हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन इनके संबंध को आपस में एक दूसरे से नकारा नहीं जा सकता। तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे
कि नगरीय और ग्रामीण बस्तियों में अंतर तो है, लेकिन इनमें एक संबंध भी पाया जाता है, एक सातत्य भी है। और बेसिकली एक बात ये ध्यान में रखनी है कि हर कंट्री में नगरीय और ग्रामीण बस्तियों में अंतर के अलग अलग पैरामीटर हैं। किसी एक आधार पर हम हर देश को पैमाना मान के नहीं कर सकते। अगर हम जनसंख्या को आधार मानेंगे तो भारत में पैरामीटर्स कुछ अलग हैं और दूसरे देशों में कुछ अलग है। ऐसे ही अगर हम ऑक्यूपेशंस को मानेंगे तो ऑक्यूपेशंस में भी अंतर पाया जाता। हमारे यहाँ पेट्रोलियम का जो कार्य है वो टर्शरी सेक्टर में आता है, लेकिन अमेरिका में, कनाडा में जाओगे तो वो प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया कहलाती है। तो क्रियाओं में भी अंतर पाया जाता है। तो अगर हम व्यक्ति के जो कार्यों के आधार पर अंतर करेंगे, इनमें भी एक देश से दूसरे देश में अंतर पाया जाता है। तो प्रशासनिक स्तर में भी भिन्नताएं हैं और इस आधार पर हर देश में ग्रामीण और नगरीय बस्ती के जो पैरामीटर्स हैं वो अलग अलग है। तो इन चीजों को ध्यान में रख के अब आपको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, वो आपका होम असाइनमेंट्स है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके 5 क्वेश्चन होम असाइनमेंट्स के मानव विशेषताएं क्या है, नगरीय बस्ती किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं क्या, दोनों में क्या अंतर। इसका अंग्रेजी वर्जन है। आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए असाइनमेंट क्वेश्चंस के। और जितना टॉपिक हमने कवर किया है अब तक, इसमें से ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन, पॉपुलर क्वेश्चंस इनको कह सकते हैं कि वो आई थिंक सर का कनेक्शन अभी इसमें थोड़ा सा ब्रेक हो गया है। ये असाइनमेंट क्वेश्चंस आप इसके स्क्रीनशॉट सारे बच्चे लेकर के रख सकते हैं और बोर्ड क्वेश्चंस आपको अभी मैं 2 मिनट में दिखाती हूँ। हो सकता है सर का कनेक्शन अभी लाइव हो जाए, तब तक we'll wait for another 2 minutes एंड आपकी आज से समर ब्रेक स्टार्ट हो जाती है आज। अब इसके बाद में जुलाई में हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे बेटा क्लासेस। चैट बॉक्स पर बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस पुट अप कर रहे हैं। बेटा जून में क्लासेस नहीं होंगी। अब आप लोगों की क्लासेस जुलाई से अगर रिज्यूम होती है, अगर हमारे स्कूल्स ओपन हो गए तो बच्चे फिर से आपकी नॉर्मल क्लासेस रहेंगी। अदरवाइज आपका ये जो क्लासेस हैं ये वापस से रिज्यूम हो जाएंगी। और अब क्योंकि अब हमारा अभी गुड बाय का टाइम आ रहा है, तो अब आप हमें फीडबैक दे दीजिए जल्दी से कि आपको ये ओवरऑल आज फीडबैक मैं चाहती हूँ बच्चों से। और आप लोगों के पास में लिंक्स भी आए होंगे करियर लॉन्चर की तरफ से। अगर आपने वो गूगल फॉर्म नहीं भरे हैं तो उसको अभी भर के आप सबमिट कर दीजिए। वो आपके पूरे ये जो ऑनलाइन लर्निंग आपने करी है उसका फीडबैक है और वो आप जरूर दें। उसमें कोई भी आपके सजेशंस है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो आज की क्लास, हाँ मुस्कान सूजल यही क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं बच्चों। दिव्या, समर वेकेशन का टाइम जरूर है जून में, लेकिन आपने पढ़ाई से वेकेशन नहीं है। जो आपको असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं और रिवीजन टाइम है, इस टाइम को, प्रेशियस टाइम को आप वेस्ट नहीं करेंगे बच्चों। मैम आप कुछ बता रहे थे? हाँ जी, बस मैं यही बच्चों को यही बता रही थी कि अभी अपने रिवीजन आप पूरा करते रहिए और फीडबैक आप इसमें हमें जरूर दीजिए। सर का स्क्रीन भी आई थिंक शेयर नहीं हो पा रहा है। मुस्कान लिख रही है, मैम आई विल मिस यू, वी विल मिस यू टू चिल्ड्रन। आपको बोर्ड क्वेश्चंस में इसमें दिखा देती हूँ। अभी मैंने अपना स्क्रीन शेयर करा है, सर का हो नहीं पा रहा था, इसमें बोर्ड क्वेश्चंस है नहीं। असाइनमेंट क्वेश्चंस तो ऑलरेडी बच्चों ने देख लिया है हिंदी में। अभी इसमें यूट्यूब पे मुझे दिख नहीं रहा कि मेरा स्लाइड कोई बात नहीं बच्चे, मैम एस्पिरेशन आईडी से लॉगिन करके बोर्ड क्वेश्चंस देख लेंगे। I think we can wind up.
है ना? जी। आप फीडबैक बेटा इसमें जरूर डाल दीजिए एंड टेक केयर एवरीवन। अच्छे से एंजॉय भी करनी है वेकेशंस, अपना पूरा ध्यान भी रखना है और साथ साथ में आपको पढ़ाई भी करनी है। पढ़ाई को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भूल जाएंगे। ओके बच्चों, टेक केयर, एंजॉय योर वेकेशन। बाय, टेक केयर। बाय।